अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा सा नावल लेके आई हूँ और इसकी बेस सॉरी मैं भूल चुकी हूँ इसकी बेस क्या है। तो इसका जो नाम है आप लोगों को लास्ट पे पता चल जाएगा। और कुछ लोगों ने पहले नाम देखना है तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। और दूसरी मैंने आप लोगों से एक बात करनी थी कि कुछ मेरे रीडर्स कह रहे थे कि आप ना एपिसोड वाइज भी जो नावल है ना वो दिया करें। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं जो लॉन्ग नावल हैं वो मैं वो एपिसोड वाइज दे दिया करूँ। और एक नावल जो है वो काफ़ी देर से मैं चाह रही थी कि मैं वो करूँ, लेकिन वो काफ़ी लॉन्ग था और मुझे वो काफ़ी अच्छा भी लगा था, तो लेकिन वो लॉन्ग की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि वो वाला नावल जो है ना मैं अपने दूसरे चैनल पे दूँगी। तो ऐसा है कि कल जो है वो आप लोग मैं कम्युनिटी में उसकी पोस्ट लगाऊंगी। तो अगर आप में से कोई पढ़ना चाहता है उस नावल को, जाके उसमें आपको हर एक तरह की कैटेगरी मिल जाएगी और रोमांटिक भी है, तो आप लोग वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप डेली जो है वो एपिसोड आया करेगी। तो आप लोग वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, जो लोग एपिसोड वाइज पढ़ना चाहते हैं तो वो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। मैं कम्युनिटी में जो है ना पोस्ट लगा दूँगी और नीचे चैनल का लिंक भी दे दूँगी। वो मेरा दूसरा चैनल है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वहाँ भी मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाया किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो आज ही पाकिस्तान पहुंची थी। एयरपोर्ट से लेकर डिफेंस तक आते आते इसने कोई 100 बार कमाल न्याजी के इस पाकिस्तान भेजने के फैसले पर लानत भेजी थी। एक तो जुलाई, शदीद गर्मी, ऊपर से जगह जगह पर ट्रैफिक जाम। रास्ते में आते आते ही इसकी बस हो गई थी। अल्लाह करे अगली बार आप खुद पाकिस्तान आए डैड। वो शायद अपने तौर पर इन्हें बदुआ दे रही थी। घर पहुंचते ही ड्राइवर ने इसका सामान बाहर निकाला। घर की कुल वक्ती मुलाजमास के लिए पानी ले आई, इसके लिए पानी ले आई थी। तौबा तौबा, इतनी गर्मी में ज़िंदा कैसे रहते हो तुम लोग। वो बेचारी अमेरिकन पलट लड़की उबली हुई पड़ी थी। बीबी जी, ऊपर के कमरे का एसी चला दिया है, वहाँ चली जाए। मुलाजमा जो इसकी हालत पर रहम आया वो बादल नख्वास्ता इसी ए, 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 बादल नख्वास्ता सी उठ कर खड़ी हुई और अभी कमरे में पहुंची भी नहीं थी कि लाइट ऑफ हो गई। ये क्या मुसीबत है। मुलाजमा पर बरस पड़ी थी। बिजली चली गई है जी, और यूपीएस भी ख़राब है। मुलाजमा से ज़ोरों शोर से हाथ हिलाने वाला पंखा चलने लगी थी। जनरेटर नहीं है, वो फ़ौरन बोली थी। वो जी चौकीदार अपने घर लेकर गया है, इसकी माँ का ऑपरेशन हुआ था पिछले दिनों, मुलाजमा ने कहा। इसी सिलसिले में कमाल न्याजी की कॉल आ गई थी। पहुँच गई नूरिया। वो बड़े हशाश बशार मूड में थे। हाँ जी, बड़ा ही कोई आला माहौल है यहाँ डैड, बिल्कुल जहन्नुम से मुशाबा। वो सती पड़ी थी। अब क्या हो गया। कमाल न्याजी इनसे पूछने लगे। होना क्या है डैड, यहाँ डिफेंस के घरों का ये हाल है तो मिडिल और लोअर क्लास का क्या हाल होता होगा। इस कदर शदीद गर्मी, तो वह पसीना पानी की तरह बहे जा रहा है। ऊपर से लाइट बंद। अस्तगफिरुल्लाह डैड, इतनी गर्मी में लाइट बंद, यूपीएस भी खराब, जनरेटर आपका चौकीदार उठाकर अपने घर लेके आया है। मुझे ये किस गुनाह की सजा दी है आपने। वो रूहानी हो गई थी। तो जनरेटर वापस मंगवा लो, कमाल न्याजी ने से मशवरा दिया था। अच्छा जी, बहुत मेहरबानी। नूरिया ने कट से फ़ोन बंद कर दिया था। जाओ चौकीदार से कहो जनरेटर वापस लेकर आए। वो एकदम फिर से मुलाजमा पर बरस पड़ी थी। वो जैसे ही घर पहुंची दरवाज़ा खोलते ही क़यामत इसके सामने थी। 7 साला हसन और 8 साला हरम टीवी लाउंज में गुतम गुथा हो रहे थे। लाइट बंद, भला के घर में चीख चकाटा और फरियाल इनकी रेफ्टी बनी हुई थी, जो ज़रा मात खाता नजर आता था इसकी साइड पर हो जाती थी। लम्हा लगा था इसका पारा सवा नेज़े पर पहुंचने के लिए। छोड़ो छोड़ो शैतानो, इसने बेदरीग इन दोनों पर कुशन बरसाते हुए ने अलग किया था। और तुम बच्ची हो। वो फरियाल पर बरस पड़ी थी। भाभी, मेरे आने से पहले ही मराका गर्म था। फरियाल हंसते हुए बोली थी। मामा, इस ट्रेल ने पहले पंगा लिया था। हसन इसका बाजू जो छोड़ा था। नहीं जी, पहले तुमने मेरी पौनी खींची थी। हरम भी इससे इस तरह इस पर झपट पड़ी थी। शट अप, खबरदार। जो एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाला तो इसने बिना कोई लिहाज के दोनों के को एक एक झट दी थी। पहले बाहर खप खपा कर आओ, फिर घर आकर जलील हो। हर वक्त मैदान जंग तैयार रहता है तुम दोनों का। वो बुरी तरह से इस पर बरस रही थी। इसका पारा सवा नेज़े पर था, जिसे देखकर फरियाल चुपके से किचन की तरफ खिसक गई थी। खाने के बाद भी वो बच्चों को होमवर्क करवाने की बजाय कमरे में ही बंद हो गए थे। फरियाल ने ही जैसे तैसे की कॉपियाँ मुकम्मल की थी। क्या हुआ है आखिर। फरियाल को रात का खाना पकाना एक क़यामत नजर आ रहा था। इसके कमरे के चक्कर लगा लगा कर आखिर फरियाल ने इसे जगा ही लिया था। नौकरी से फारिग कर दिया है आज मुझे। वो फट ही पड़ी थी। फरियाल इसका सता हुआ चेहरा देखती रह गई थी। वो मैनेजर हरामजादे कह रहा था। फ़ौरन टूर पर चलो मेरे साथ। मैंने मना कर दिया, बस इसे निकाल दिया। मलाइका इंतहाई परेशान थी। अच्छा कोई नहीं, अल्लाह कोई और सबब बना देगा। उठे और चल कर खाना बनाए, मुझसे नहीं बनता। फरियाल को अपनी पड़ी थी। वो एक नज़र फरियाल के इंतहाई परेशान चेहरे को देखती उठ खड़ी हुई थी। खाना बनाते हुए भी इसका ध्यान बार बार नौकरी की तरफ जा रहा था। पता नहीं अब कब मिलेगी रात तक, तो वो यही सोचती रहती। हरम 1 साल की और हसन 1 माह का था, तब से वो अकेली थी। ससुराल के नाम पर एक बस शौहर था जो 7 साल से न जाने कहाँ था। जिंदा के मुर्दा कोई खबर नहीं थी। 7 सालों से वो 2 छोटे बच्चों और फरियाल इसकी जिम्मेदारी थी। इस सास की शादी के 1 साल बाद ही डेथ हो गई थी। जब इसकी शादी हुई तो वो बीएससी के लास्ट ईयर में थी। माँ तो
माँ बाप तो थे ही नहीं, चचा चची ने शादी का फरीजा सर अंजाम तो दे दिया, फिर मुड़कर पूछा भी नहीं। शोहर का पता होता तो वो बेचारी डर डर के दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती इसे। इसकी अभी उम्र ही क्या थी, लेकिन दूसरी शादी का मतलब था इन तीनों को ख्वार कर देना। सो इसने हिम्मत बांधी और कमर कस ली थी, अपना आप इन तीनों के लिए वक्फ कर दिया था। और आज 7 साल हो गए थे इसे इन तीनों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए धक्का खाते हुए। गुसल खाने के बाहर एक अफरा तफरी मची हुई थी और पिछले 1 घंटे से गुसल खाने में गुस्सा हुआ था। एहसन और अली दोनों की शामत आई हुई थी। तौलिया लेकर आ जल्दी। एहसन को हुक्म सादिर हुआ था, वो जल्दी से तौलिया ले आए थे। इससे भी चकट लिया था, बदबू आ रही है इसमें से। वही तौलिया इसके सर पर धर दिया था। भाई नया निकाल कर लाया हूँ। बिल्कुल वो आजिज आया पड़ा था। मेरा आफ्टर बात कहाँ है? अली की शामत आई हुई थी। चाचू अभी तो देख कर गया था आपको। वो बेचारा इतवार मनाने चचा के घर आया था और आकर बुरी तरह फंस गया था। खुदा खुदा करके इसकी तैयारी मुकम्मल हुई थी। भाई खुदा का ही नाम है, अब चले जाए, नहीं तो वो इंतजार करके वापस चली जाएगी। ऐसे ने इसके आगे हाथ जोड़े थे। इन दोनों पर एक निगाह गलत डालता हुआ वो गाड़ी की लेकर निकल गया था। आज इसे नूरिया कमाल से मिलना था। इसके डैड के जिगरी दोस्त कमाल नेज़ी की छोटी बेटी, जो खास तौर पर इसकी रोनुमाई के लिए अब अमेरिका से पाकिस्तान आई थी। परसों से इसे कलीम खाफी के दसियों फ़ोन आ चुके थे। 10वां फ़ोन आ चुके थे और हर बार वो बस एक ही बात कह रहे थे, अहमद खुदारा कोई बोंगी ना मार देना। और अहमद परसों से अपना तरबूज नुमा सर हिलाया जा रहा था। वो रेस्टोरेंट पहुंचा तो मिस नूरिया कमाल इससे पहले वहाँ मौजूद थी। बेजार सी नूरिया कमाल। अहमद ने बड़ी खुश इखलाकी से यकीन दहानी करवानी चाहिए थी। अहमद काफ़ी जवाबन इसने भी पूछा था। अहमद धीरे से सर हिला के इसके सामने पड़ी नशिस्त पर बैठ गया था। अब आधा घंटा लेट आए हैं मिस्टर अहमद। नूरिया से जता की थी, बस तैयार होते होते देर होगी। अहमद ने कहा तो नूरिया से देख कर आई थी, मैं किसी लगी लिपटी के बगैर बात करूँगी। अहमद डैड आपसे मेरी शादी करवाना चाहते हैं। उन्होंने बड़े साफ अल्फाज में मुझसे कह दिया कि मैं जितने दिन चाहूँ यहाँ रहकर आपकी शख्सियत की छानबीन कर सकती हूँ। लेकिन वो थोड़ा आगे को हुई थी। हो सकता है ये सिर्फ मेरा ज़ाती ख्याल हो, लेकिन शादी के बाद हर किस्म का लड़का रिवायती शोहर ही साबित होता है। सो छानबीन का कोई फ़ायदा नहीं। नूरिया ने कहा। अहमद चुपचाप से सुनता रहा था। आप कुछ नहीं कहेंगे? नूरिया इसकी खामोशी से उकता गई थी। अहमद खुदारा कोई बोंगी न मार देना। इससे पहले कि वो कुछ बोलती इसके कानों में कलीम खाफी की आवाज़ लहराई थी, जो आप कह रही हैं वो दुरुस्त ही होगा नूरिया। अहमद ने कहा था, यानी आप वाकई एक रवायती शोहर बन जाएंगे? नूरिया ज़ोर से हंसी थी। नहीं तो मेरा मतलब था कि नूरिया ने इसकी बात काटी थी। चले छोड़े, मैं आपको कैसी लगी? इसने पूछा। आप हर लिहाज से परफेक्ट है नूरिया। अहमद ने जवाब दिया। तो बस फिर मैं आज रात कॉल करके डैड को ओके कर देती हूँ। शादी तो करनी ही है ना, अपनी मर्ज़ी से ना सही डैड की मर्ज़ी से ही सही। दरअसल अलमिया ये है कि मुझे अभी तक किसी से मोहब्बत नहीं हुई, वरना शायद मैं पाकिस्तान आती ही नहीं। नूरिया ने कहा। मोहब्बत तो खैर अभी तक मुझे भी नहीं हुई। अहमद धीरे से हंसा। तो चलो कोई बात नहीं, अब शादी के बाद ही करेंगे मोहब्बत, नूरिया ने मुस्कुराते हुए कहा था। मामा चले ना प्लीज़, कभी तो कोई बात मान लिया करे। वो दोनों इसके दोनों बाजू चकरे हुए खड़े थे। सामने खड़े फरियाल के चेहरे पर भी हतरचे मस्कीनियत तारी हुई जा रही थी। कोई फ़ायदा है वहाँ जाने का? पैसे तो है ही नहीं, खरीदना क्या है? वो भड़क पड़ी थी। मामा आप कुछ भी ना खरीदना, बस हम झूले लेकर और सैर करके वापस आ जाएंगे। फरमाइश हुई थी। भाभी विंडो शॉपिंग ही कर लेंगे, फरियाल ने कहा। इसने गुस्से से एक नज़र इन तीनों के चेहरे को देखा था। वो कई दिनों से लाहौर फूड में लगी एक्सपो में जाने की ज़िद कर रहे थे और मलाइका अपनी जेब के हाथों मजबूर थी। चलो मरो। असर के साए लंबे हो रहे थे जब वो इन तीनों को रक्शे में भरकर वहाँ ले आए थे। टिकट खरीद के वो जैसे अंदर दाखिल हुए थे, गार्ड ने इनको रोक लिया था। मैम आप मुकम्मल फैमिली हैं? इसने पूछा था। जी ये मेरे बच्चे हैं। मलाइका ने कहा। आपके शोहर? गार्ड ने पूछा। तो वो तो नहीं है। मलाइका ने कहा। सॉरी मैम, आज की रात सिर्फ कपल्स और फैमिली के लिए है। सॉरी, गार्ड ने कहा था। ये क्या बात हुई भला? मलाइका चिढ़ पड़ी थी। हमें यही ऑर्डर मिला है मैम, गार्ड ने कहा था। और जिसका शोहर ही ना हो वो क्या करे? वो गार्ड पर चढ़ दौड़ी थी। मैम ये तो मुझे नहीं पता, सॉरी। वो नाक मुँह चढ़ाकर पलट आई थी। चलो वो इन तीनों के पास आकर बोली। कहाँ? इनके पूछते ही वो तब गई थी। घर और कहाँ नहीं जाने दे रहे वो अंदर। मलाइका ने जोर से कहा था। मामा आज आखिरी दिन है एक्सपो का, बच्चे रो देने को थे। मैं कहीं और लेकर चलती हूँ तुम्हें, चिड़ियाघर, मीना बाजार, मीनारे पाकिस्तान पार्क। इसका हर हरबा बेकार ही गया था, दिलासा रहेगा ही गया था। हर कोशिश फजूल ही ठहरी थी। ना गार्ड मानने और ना ही बच्चे। वहाँ खड़े खड़े मगरिब हो गए थे। इस जैसे और भी लोग अहमकों की तरह बाहर खड़े थे। अरे एहसन तुम? अचानक फरियाल को ऐसा नज़र आ गया था। भाभी ये 8वीं तक मेरा क्लास फेलो था। ऐसा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फरियाल ने पूछा था। हम एक्सपो देखने आए थे। ऐसा ने एक नज़र अहमद के सते हुए चेहरे की तरफ देखा था। साफ जाहिर था कि वो और अली इसे ज़बरदस्ती खींच के लाए हैं। तो अंदर क्यों नहीं जा रहे? फरियाल फुल इन्वेस्टिगेशन के मूड में थी। दरअसल वो ऐसा ने अहमद की गोरी
घूरिया के बावजूद इसे सब बता दिया था। हम ना तो कपल हैं, ना ही पूरी फैमिली। हाशिर ने कहा था, चलो 2 घंटे हो गए हैं यहाँ खड़े होकर। मलाइका ने इसका बाजू पकड़ा और जवाबन वो इसका बाजू खींच के एक तरफ ले गई थी। वो हसन के बड़े भैया हैं, अगर हम इनके साथ, फरियाल ने कहा, लेकिन मलाइका ने एकदम इसकी बात काट दी थी। शर्म करो कुछ, एक एक्सपो के लिए मैं इस अनजान बंदे को अपना शोहर बना लूँ? दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो फरियाल पर ही बरस पड़ी थी। फिर क्या हुआ? कौन सा वो सच्ची मैं आपका शोहर बन जाएगा? फरियाल ने कहा था। फरियाल? मलाइका हैरानगी की 7वीं मंजिल पर थी। किस कदर बेहया हो गई हो तुम? सिर्फ एक एक्सपो के लिए किसी भी अरे गरे नतू खैरे को अपना शोहर बना लूँ, है ना? वो तासिर से बोली थी। यारा गैरा तो ठीक है, नतू खैरा क्या होता है? फरियाल की बस हो गई थी। तुम्हारा सर होता है, चलो कर। मलाइका ने इसका बाजू पकड़ा। पहले बताया कि नतू खैरा क्या होता है? फरियाल डिक्की गई थी। मलाइका ने इसे रख कर घूरा था। वैसे ये कोई इतना इशू भी नहीं है भाभी। फरियाल के लिए इस लम्हे वो एक्सपो सबसे ज़्यादा अहम था। दूसरी तरफ एहसन और अली ने अहमद की नाक में दम कर रखा था। क्या यार चाटू यार, बस एक कपल ही तो बनाना है। अली इसका बाजू पकड़ कर खींच कर ला रहा था, गुस्सा दिखा रहा था इसका। ऐसा लग रहा था जैसे सबको कचा खा जाएगा। अहमद अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं था। चाचू बस ये ही यारी है। अगर मेरे पापा साथ होते तो मुझे यूँ रोता देखते भला। इससे तो अच्छा था कि मैं पापा के साथ ही आ जाता। अगला हमला इमोशनल ब्लैकमेलिंग। और वो दूसरी तरफ वो भी हो रहे से कहते हैं कि माँ बाप बनकर पाला है। वैसे एक एक्सपो नहीं दिखा सकते। फरियाल के ड्रामे जारी थे। बादल ना खौसला वो दोनों खींच खींच कर एक दूसरे के करीब लाए जा रहे थे। मलाइका ने अहमद की तरफ देखने की भी जहमत नहीं की थी। चले भाभी आप दोनों आगे हुए हो जाए ना। फरियाल ने इसे धकेल कर आगे क्यों किया था? इसने अहमद के बराबर खड़े होते हुए अपने टिकट्स गार्ड की तरफ बढ़ाए थे। मैम आप तो कह रही थी कि आपके शोहर नहीं है। गार्ड का हाफजा बड़ा अच्छा था। हाँ तो अब बुलवा लिया है ने, ये मेरे बड़े भैया हैं। फरियाल कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रही थी। गार्ड ने एक नज़र इन दोनों को देखा और अंदर जाने की इजाज़त दे दी। 2 घंटे बाद उन्हें फिर से गेट पर इकट्ठा होना था। एक्सपो का विजिट अच्छा ही रहा था, सबने एंजॉय किया था। वो भी गेट पर होने वाली कुल्फत को थोड़ी देर के लिए भूल ही गई थी। वापसी के लिए गेट तक पहुंचे तो अहमद ने अपने पीछे एक निस्वानी से आवाज़ सुनी थी। अहमद कैसे हो तुम? वो चौंक कर मुड़ा था। अहमद के चेहरे का रंग एकदम उड़ा था। वो नूरिया कमाल थी। तुम यहाँ, अच्छा लगा तुमसे दोबारा मिलकर। नूरिया ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। अहमद ने बमुश्किल उसका हाथ थामते हुए हसन और अली का तारुफ करवाया था। लेकिन यहाँ तो सिर्फ कपल्स और फैमिली को आने की इजाज़त है। फिर तुम लोगों को कैसे आ गए? नूरिया ने पूछा। अहमद गड़बड़ा के मलाइका और इसकी फ़ौज चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी। अहमद इतना ज़्यादा बुखला के इससे पूछ ना सका कि तुम यहाँ कैसे आई। वो दरअसल इससे पहले कि अहमद कुछ कहता गार्ड बोल पड़ा था, ये इनकी वाइफ है मैडम। नूरिया का रंग एकदम फक हुआ था। इसने बेयकीनी से अहमद की तरफ देखा। वाकई अहमद वैसे पूछ रही थी। नहीं तो ये मेरी वाइफ नहीं है। लेकिन गार्ड ने फिर इसकी बात काटी थी। अभी तो ये कह रही थी कि आप इसके भैया हैं। गार्ड ने फरियाल की तरफ इशारा किया था। अहमद तुम अंदर किसके साथ आए हो? नूरिया ने पूछा था। नूरिया ये मेरी बात सुनो यार। अहमद आगे को हुआ था। जस्ट ये बता दो ये लड़की कौन है? नूरिया ने मलाइका की तरफ इशारा करते हुए पूछा था। मैं नहीं जानता ये कौन है। मैं तो बस वो गार्ड फिर से बोल पड़ा था। ये दोनों मियाँ बीवी है मैडम। अभी तो ये दोनों एक फैमिली लेकर अंदर आए के थे। पहले ये मैम अकेली थी, फिर उन्होंने कॉल की अपने हस्बैंड को बुला लिया। गार्ड की जुबान फराटे मार रही थी। अहमद इससे बंद ना करवा सका था। क्या ये वाकई तुम्हारी वाइफ है? अहमद? नूरिया अब तक बेयकीन थी। अहमद ने एक नजर मलाइका की तरफ देखते हुए सर झुका लिया था। नूरिया ये मेरी बात सुनो यार। अहमद कल से इसके पीछे ख्वार हो रहा था। कलीम खामी के समझाने के बावजूद वो बोंगी मार चुका था। कल से हसन और अली दोनों इसके अताब का निशाना बने हुए थे। मैं अब तुम्हारी क्या बात सुनो अहमद? तुमने अपनी जुबान से इकरार किया कि वो तुम्हारी वाइफ है। नूरिया ने कहा। इसे इस सच में दुख हुआ था। मेरी बात सुनो नूरिया, मैंने इसे अपनी मर्जी से या पसंद से शादी नहीं की। एक मसला हो गया था, बस मजबूरी में निकाह करना पड़ा। मैं आजकल मैं इसे तलाक दे दूंगा। अहमद एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने को तैयार था और बोले जा रहा था। ऐसे भी क्या मजबूरी थी तुम्हारे अहमद? नूरिया ने पूछा। वो एक बार फिर गड़बड़ा गया। तो दरअसल इसके शोहर का मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस केस बन गया था। डैड तक बात ना पहुंचे, इस डर से मैंने इसके रिश्तेदारों के जोर लगाने पर इसे निकाह कर लिया। लेकिन मेरी इससे बात हो गई है नूरिया, वो भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मैं इसे कल ही डाइवोर्स दे दूंगा। अहमद कहता चला गया था। ये सब झूठ है ना अहमद? नूरिया ने इसकी आंखों में झांका था। नहीं नूरिया, ये सच है। मेरी इससे कोई दिली वाबस्ती नहीं है। बस इसके बच्चों को एक्सपो देखनी थी और एहसन और अली भी जाने की जिद कर रहे थे, इसलिए हम दोनों इकट्ठे हो गए, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। अहमद ने कहा था। तुम्हारा इससे निकाह कब हुआ? नूरिया ने पूछा था। अभी कुछ दिन पहले। अहमद ने जवाब दिया। इसका शोहर कब मरा? नूरिया ने फिर पूछा था। वो 1 माह पहले। अहमद ने कहा। अच्छा तो इसने इद्दत गुजारे बिना ही तुमसे निकाह कर लिया? नूरिया ने एक और झूठ इसका पकड़ लिया था। नहीं तो इसने इद्दत तो गुजारी है, इसके बाद तो निकाह किया है। अहमद से बोला भी नहीं जा रहा था। अहमद मैं कल परसों वापस अमेरिका जा रही हूँ यार, मुझे नहीं करनी है एक ऐसे शख्स से शादी जो पहले से शादीशुदा हो। नूरिया ने एक लंबी सांस भरी थी। प्लीज़ नूरिया, मैंने कहा ना, ये शादी बस एक मजबूरी में हुई थी। मेरा और इसका सिर्फ एक कागजी रिश्ता है। अहमद के होश उड़े थे। तुम प्लीज़ मुझे एक मौका तो दो प्लीज़, मैं कल ही इसे तलाक दे दूँगा। अहमद ने कहा था। इसकी नज़रों के सामने बार बार कलीम खामी का गज़बनाक चेहरा आ रहा था। मुझे तुम्हारी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं है अहमद, मुझे तुम्हारी बीवी से मिलना है। नूरिया ने इसके सर पर एक और बम फोड़ा था। इसे तो अपनी बीवी का नाम तक नहीं पता था। घर आते ही इसने एहसन की गर्दन दबोच ली थी। इस एक्सपो में जिस लड़की को मेरी बीवी
बीवी बनाया था तुम दोनों ने। नूरिया इससे एक बार मिलना चाहती है, फ़ौरन से पहले मुझे इस लड़की का एड्रेस चाहिए। हसन की आंखें बाहर को उबल पड़ी थी, लेकिन भाई मैं कहाँ से लाऊं इस लड़की का एड्रेस। वो मन बनाया था। इसके साथ वो जो छिपकली नुमा लड़की थी, वो तुझे अपना क्लास फेलो कह रही थी। इसका नंबर तो होगा ना तेरे पास। अहमद ने इसकी गर्दन पर अपनी उंगलियों की गिरफ्त ज़रा हल्की की थी। भाई वो सिर्फ 8वीं क्लास तक मेरे साथ पढ़ती थी। 3 साल हो गए हैं 8वीं पास किए हुए, और 8वीं क्लास के बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन थोड़ी ना होता है, वो एक दूसरे के नंबर सेव करते फिरें। ऐसा ने जैसे इसकी अकल पर मातम किया था। तो बता मैं अब क्या करूँ। नूरिया ने साफ अल्फाज में कह दिया कि वो एक बार इस लड़की से मिलना चाहती है, वरना वो कल अमेरिका वापस चली जाएगी और जाकर अपने डैड को सब कुछ सच से बता देगी। ज़रा सोच एहसन, इसके बाद डैड मेरा क्या हाल करेंगे। उन्होंने कोई 100 दफ़ा मुझसे कहा है कि अहमद कोई बोंगी ना मार देना, और मैंने बोंगी मार ही दी, सिर्फ तुम दोनों की वजह से। अहमद रूहान सा हो गया था। चाचू आप टेंशन ना लो, इस मसले का कोई ना कोई हल होगा। अली जल्दी से इसके पास पानी का गिलास लाया था। दोपहर तक वो तीनों सर जोड़ कर बैठे रहे, लेकिन कोई मसले का हल नहीं निकला। ऐसा ने अपने तौर पर हर मुमकिन तौर पर फरियाल तक रसाई हासिल करने की कोशिश की, लेकिन बेसुध। अब मैं क्या करूँ। अहमद को रह कर इन पर गुस्सा आ रहा था। भाई मेरे ख्याल से आपको वलीद भाई से बात करनी चाहिए, हो सकता है वो हमारी कोई मदद कर सके। हाशिर बोला तो अहमद कहर आलूद नजर इन दोनों पर डालता बाहर निकला। इसकी गाड़ी का रुख कंपनी की तरफ था। अहमद और वलीद ना सिर्फ दोस्त थे बल्कि बिजनेस पार्टनर भी थे। अहमद एंड वलीद इंटरप्राइज इन दोनों ने शराकतदारी से ही कायम की थी। वो ऑफिस पहुंचा तो दिन के 12 बज रहे थे। वलीद एकदम राशन पानी लेकर इस पर चढ़ दौड़ा था। तो अपना ऑफिस आने का टाइम नोट कर ज़रा, तुझे पता भी है कि आज हमने इंटरव्यूज़ करने थे। वलीद ने कहा था। वलीद मेरे भाई मुझे एक गिलास पानी पिलाते और मेरी बात सुना। अहमद इसलिए अपने ऑफिस में आ गया था। ऐसे क्यों कर रहा है जैसे तो फोत होने लगा है। वलीद ने इसके चेहरे की हवाइयाँ अब नोट की थी। वलीद यार पानी का पूरा गिलास अपने अंदर टहलते हुए इसने अलिफ से लेकर ये तक सारी कहानी सुनाती थी। कर लो गल, ये भी कोई फोत होने वाली बात है। ओ भाई मेरे, तो अभी इस अमेरिकन चुड़ैल के पास जाओ और इससे जाकर सच बता दे, काम खत्म, सारी टेंशन ही खत्म। वलीद के नज़दीक ये कोई मसला ही नहीं था। ऐसे कैसे सच बता दो। वो कहेगी पहले तो कबूल कर लिया था कि वो मेरी बीवी है, अब कह रहे हो कि दूसरी बीवी है। वो सिरे से बीवी ही नहीं है ना मेरे भाई। वो कहेगी सिर्फ एक एक्सपो के लिए मैंने एक अनजान लड़की को अपनी बीवी बना लिया, ये किरदार है मेरा। अहमद बोला किरदार तो तेरा शीशे की तरह है ना, हम सबको पता है। तो 27 साल का होकर भी अभी तक आवारा क्यों है। वलीद ने इस पर चोट की थी, तो कोई हल निकाल लेगा कि नहीं, अहमद ने इससे पूछा था। निकाल तो दिया है, देख अहमद जितना झूठ बोलेगा इतना ही ज़्यादा फंसता रहेगा। वलीद ठीक कह रहा था। वलीद मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, अब क्या होगा। डैड मुझे मार डालेंगे। अहमद ने खबर मुंह पर डालते हुए कुर्सी की पूछ से टेक लगाई थी और फुल टाइम फोत होने की कोशिश में था। एक लंबी सांस भरते हुए वलीद ने इंटरव्यूज़ के लिए आई लड़कियों को अंदर बुलाना शुरू कर दिया था। वलीद किसी डॉक्टर को बुला, मुझे लग रहा है मेरा बीपी। वो एकदम से अखबार हटाकर बोला, फिर सामने बैठी लड़की को देखकर चौंक गया। इसकी शक्ल देखकर मलाइका का भी हल्का सा रंग तब्दील हुआ। अहमद को लगा जैसे किसी ने इसे नई जिंदगी बख्श दी हो। वलीद इधर आ, वो इसे बाजू से जकड़ते हुए एक तरफ ले आया था। ये वही है यार, वो एक्सपो वाली, इसे ये नौकरी देते, बस इसे फाइनल कर। वलीद को लगा जैसे वो पागल हो गया है। वो दोनों इस वक्त मलाइका के सामने मौजूद थे। इसके घर वलीद ने इसे पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब असाइन कर दी थी। शाम को ही वो दोनों इसकी दहलीज पर जाकर खड़े हो गए थे और अब इन दोनों को होनको की तरफ देख रही थी। क्या बात है सर, इसने वलीद को मुखातिब किया था। इसने एक नज़र अहमद की तरफ देखते हुए हंकार भरा था। मिस मलाइका, इस जॉब के लिए हमारी एक छोटी सी शर्त है, अगर आपको मंजूर हो। तो वलीद ने बात शुरू की थी। कैसी शर्त। मलाइका की रगत धन की थी। वो दरअसल वलीद ने अटक कर सारा मसला इसके गोश कर दिया था। सुनते ही फट पड़ी थी। यानी आपके कहने के मुताबिक मतलब ये है कि मैं आप लोगों के इस घिनौने झूठ में आपका साथ दूँ, तब मुझे ये नौकरी मिलेगी, है ना। वो आग उगल रही थी। हमारा जो इतना भी घिनौना नहीं है मिस, जितना आप कह रही हैं। वलीद ने कहा, आप दोनों बराए मेहरबानी यहाँ से उठे और शराफत से दफा हो जाए, बाहर में गई आपकी नौकरी। किसी भी किस्म का कोई ड्रामा नहीं खेलना मुझे। वो तनफन करती उठ खड़ी हुई थी। देखिए मिस मलाइका, आपको खुदा का वास्ता इंसानी के नाते ही हमारी मदद कर दे, जॉब के लिए ना सही। वलीद एकदम बौखला गया था। अहमद तो बस मुंह में विरोध कर रहा था। अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों झूठ बोलूँ। इस लड़की से कैसे कह दूँ कि मैं इसकी बीवी। इससे आगे मलाइका से बोला ही ना गया। एक एक्सपो ही इसके गले पड़ गई थी। मलाइका मेरी बात सुने प्लीज़, मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है, मुझे इसे झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इस एक्सपो में सिर्फ मैं ही तो नहीं था, तुम भी तो थी। मजबूर तो हम दोनों ही हो गए थे ना। प्लीज़ इस मजबूरी के बदले ही मेरी मदद कर दो। जॉब लेना या ना लेना सरासर तुम्हारी अपनी मर्जी होगी, लेकिन इंसानियत के नाते ही मेरी मदद कर दो। अहमद कहता चला गया था। मलाइका से देखती रह कि 27 साल का हो गया हूँ मैं, आखिर मेरा भी तो दिल करता है कि अब मेरी शादी हो जाए। मेरे डैड अब तक न जाने कितनी कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। अहमद रोने वाला हो गया था। मलाइका मुसलसल अभी में सर हिला रही थी। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती इस मामले में, तो हरगिज़ नहीं। जनरेटर चल रहा था और इसकी घर की आवाज़ें इसके कमरे तक आ रही थी। सच शुक्र कि इसे एसी की मेहरबानी से प्यारी ठंडक की बाक़ियात अभी मौजूद थी। पंखा पूरी रफ्तार से चल रहा था और बिस्तर पर अपने सामने लैपटॉप पर रखे नूरिया बैठी हुई थी। स्क्रीन पर
कमाल न्याज़ी दिखाई दे रहे थे। काफ़ी का फ़ोन आया था मुझे नूरिया, वो मुझसे तुम्हारी मर्ज़ी पूछ रहा है। तो फिर आपने क्या कहा इनसे? मैं क्या कहता, मुझे अभी तुम्हारे दिल का हाल पता ही कहाँ है। वो चुप रह गई थी, दिल में दर्द की टीस सी उठी थी। यही तो मसला है डैड, आपको पता भी है कि मेरे दिल में क्या है और कौन है। आप सब जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं नूरिया। इसकी खामोशी को महसूस करके उन्होंने टोका था। शायद वो भी समझ गए थे कि उनकी बात पर कहाँ पहुँच चुकी है, वहाँ जहाँ वो इसे हरगिज़ जाने नहीं दे सकते थे। मुझे थोड़ा वक़्त दे डैड, मौज़े होने में भी थोड़ा वक़्त तो लगता ही है ना। वो ज़रा रुके। लेकिन जो मौज़ा तुम चाह रही हो वो क़यामत के रोज़ ही होगा, इससे पहले कि नहीं होगा। वो बोले थे डैड, थोड़ा-सा वक़्त और है, शायद वो बदल जाए। नामुमकिन। कमाल न्याज़ी का लहज़ा तर्श हो गया था। मैं बाप हूँ तुम्हारा, मेरा सोचा अच्छा ही होगा नूरिया तुम्हारे लिए। वो बोले थे जैसे आपका सोचा आप ही के हक़ में बेहतर था। वो कह गई थी नूरिया, इसने तनबिया हुई थी। मुझे आज भी अपने फ़ैसले पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, इसका मुक़द्दर इसके साथ। वो गज़बनाक हो गए थे। नूरिया की आँखें भर आई थी। डैड प्लीज़, वो रो रही थी। डैड ठीक है, सोच लो अच्छे से, तसल्ली से फ़ैसला कर लेना, लेकिन एक बात याद रखना, दिल इसे देना जिससे इसकी कदर हो। बेकदरों के हाथ इसे सौंप कर बहुत पछताओगी। काल कट चुकी थी। वो खामोश बहुत देर तक बेड पर बैठी रही थी। तो क्या अहमर काफ़ी इस काबिल है कि इसे दिल सौंप दूँ? शाम कब की गुरूब हो चुकी थी। आसमान अब स्याह पड़ने लगा था। अहमद लॉन में चेयर पर खामोश बैठा बादाम खा रहा था। इतना भी क्या ज़रूरी है अहमद इस लड़की से शादी करना? सच बताएं मुझे अहमद, ये बस शादी के लिए तावलापन नहीं है, है ना? इसके कानों में मुलाइका की भी बात गूंज रही थी। वलीद ने भी मुलाइका के घर से वापस आते हुए कुछ ऐसा ही कहा था। मोहब्बत भी नहीं है जिस लड़की से तो 2-4 दिन पहले मिला है, इससे मोहब्बत कैसे हो सकती है? रुपये पैसे का चक्कर भी नहीं है तेरे पास, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। ग्रीन कार्ड का लालच और ना ही कुछ और। फिर क्यों अहमद, वो ही क्यों? इसने हौले से आंखें मोड़ ली थी और मंजर जो इससे भीगती शाम से भी ज़्यादा स्याह था। भाई होते हुए ऐसी नीच हरकत तुझे शर्म नहीं आई? मेरी बीवी के साथ ये हरकत करते हुए अहमद, बेगैरत, तेरी माँ जैसी तेरी भाभी, और तू लानत है। वो शोर इसके माथे फाड़ने को था। वो रोती हुई आवाज़ें दबी दबी चीखें, गटी गटी सांसें, बदकिरदार इसके लब कवा कर आ गए थे। इसके कानों में सूर फूंका जा रहा था। अहमद ने दोनों हाथों से कानों को ढांप लिया था। नहीं नहीं, तेरी औकात ही ये है, तू जानवर से भी बदतर है। यहाँ वहाँ मुँह मारता है, राल टपकाता है, बदनीति दिखाता है और इमारत में खाना करता है। तेरी औकात यही है? नहीं, बदकिरदार नहीं। अहमद भाई, किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। उसने चौंक कर आंखें खोली। सामने परछाई सा एहसन खड़ा इसे देख रहा था। वो जो दोनों कानों पर हाथ रखे पसीने में भीगा हुआ था, थर-थर काँप रहा था। रात का दूसरा पहर आधा बीत चुका था। फ़िज़ा में खनकी बढ़ने लगी थी। हवा के नरम से झोंके तपकियाँ दे रहे थे। इसके साथ चारपाई पलटी और हम कब की सो चुकी थी। मलाइका ने रुख मोड़कर इसे देखा। मासूम चेहरा, माथे पर बिखरे बाल। इसने प्यार से इसके बालों को सहलाया था। ये कैसे मुमकिन हो मेरी बच्ची की कि मैं इज़्ज़त पर इसको चुन लूँ? तुम्हें याद नहीं होगा पर मुझे याद है, वो जब हमारी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ नक़ब लगाकर यहाँ इसी आंगन में दुश्मन को लेकर आया था। मैंने अपनी भूख पर इज़्ज़त का इंतख़ाब किया था। और जब तुम्हारा बाप सारे ज़माने की कालख हमारे मुँह पर मलकर इसी कालख में कहीं गुम हो गया था, तब भी मैंने रिज़्क़ पर इज़्ज़त को चुना था। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसने रुख बदला और सीधी लेटकर तारों भरे आसमान को देखने लगी। माज़ी के पटारे का ढक्कन खुल चुका था। वो मेरी बहन है, इसकी ज़िंदगी पर मेरा हक़ है। कान खोलकर सुन लो, मेरे मामले में दख़ल-अंदाज़ी मत करना। ये ना हो कि अगली बार का सौदा मैं तेरी बेटी का कर दूँ। वो आज भी इस धमकी की ज़र्द में थी। इस रात तो गोया इसकी जान निकल गई थी जब इसकी धमकी का जन्म ही हुआ था। इसका शौहर फ़हद चर्स के नशे में मस्त लालियाँ झलकाती आँखों से इसे घूरता, इसके बुश्त पर चुभती फरियाल का बाजू खींच रहा था। छोड़ो इसे, मैं कहता हूँ, छोड़ो इसे हरामज़ादी, मैं तेरे टुकड़े कर दूँगा। मेरे रास्ते में आई अगर तू। नशे की लत तो इसे पहले से भी थी, पर अब वो जुआ भी खेलने लगा था। सारी जमां-पूंजी चीज़, ज़ेवर और हर कीमती शय के बाद अब कम कीमत इंसानों की बारी आ गई थी। हर सामने से वो छोड़ो इसे, मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ दे इसे। भला के हाथ जाने क्या लगा था जो इस दिन इसने इसके माथे पर दे मारा था। जिंदा रहा कि मर गया, इसने हड़बड़ी में ये भी नहीं देखा था। दोनों बच्चों और फरियाल को लिए वो दहलीज पार कर गई थी। दबी दबी सी चीख इस पर इसने चौंक कर देखा था। फरियाल शायद सोते में डर रही थी। मलाइका चारपाई से उतरी, उसकी चारपाई तक आई थी। फरियाल, मेरी जान, क्या हुआ? इसने हौले से इसका सर अपनी गोद में रखा। इसके बाल सुनाने लगी थी। डर गई थी शायद, वो हौले से बोली, पर अब बस ख्वाब नहीं डरती हूँ भाभी, हकीकत अब मुझे नहीं डराती। पता है क्यों? वो ज़रा रुकी थी। मुझे पता है, सब ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए आप मेरे साथ होंगी, मुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वो हौले से मुस्कुरा दी थी। नूरिया ने रोशन स्क्रीन पर उंगली रखी थी। तस्वीर गुजारते गुजारते हुए इस तस्वीर पर रुकी थी। अच्छा खूबसूरत इंसान था। निखरी हुई सी गंदमी रंगत, हल्की सी शेप, तीखी सी नाक, हल्की बुरी आंखें, मकरूर से तासुरात और माथे पर जख्म का निशान। इसने आहिस्ता से इस निशान को स्क्रीन पर से छुआ था। इसके दिल की धड़कन बेतरतीब हुई थी। मैंने दुनिया का हर नशा चख लिया है। मेरी ज़िंदगी के
चख रखा है मेरी ज़िंदगी के नूर, मुझे किसी ने ऐसे मदहोश नहीं किया जैसे तुम्हारे साथ ने किया है। मैंने हर लत छोड़ दी है, लेकिन ये लत तुम्हारे साथ की लत है, तुम्हारी मोहब्बत की लत है। वो अपने सीने में धड़कते दिल को मदहोश होता देख रही थी। इसके हवासों पर इसकी यादों की गूंगी छाने लगी थी। दिल इसने इसे सौंपा जाता है जो इसके काबिल हो। मेरी बेटी, वो इस काबिल नहीं है कि तुम इसे अपना दिल की मालिक बनाओ। इसके लब कब कब आकर रह गए थे, काश दिल पर इख्तियार भी हुआ करता। इसने सोचा था, वह गहरी सांस भर के इसने तस्वीर पीछे की और कुछ सोचकर वो नंबर मिलाया था। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी बीवी से मिलना चाहती हूँ। मैं इस पर इज़्ज़त को चुनूँगी। कह देना बहुत आसान था, लेकिन इसकी तशरीह सहना बहुत मुश्किल। दोनों बच्चों की माहाना फ़ीस भरने के बाद ही इसकी जोड़ी हुई कीमत ख़त्म हो गई थी। बिजली का बिल और राशन खरीदने के लिए कर्ज से पकड़ा और बस हो गई। मालिक मकान तीसरी बार आया और अब की बार सख्ती से कह गया था, किराया दो वरना 2 दिन के अंदर अंदर खाली कर दो। अब ऐसी कोई लंबी चौड़ी तो इसकी डिग्री थी भी नहीं कि अगली नौकरी आसानी से मिल जाती। जहाँ एमफिल और पीएचडी किए हुए बेरोज़गार फिर रहे थे, वहाँ सादा बीएससी की क्या औकात थी। यही परेशानी से हर वक्त घेरे रखती थी। फरियाल को वो कुछ नहीं बताती थी, लेकिन वो कौन सा बेवकूफ़ थी। इसे सब नज़र आता था। इतना ही बहुत था कि वो अपनी फ़ीसें ट्यूशन से पूरी कर लेती थी। मामा, मैं कल ये फटे हुए जूते पहन कर स्कूल नहीं जाऊँगा। मेरे सब फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे नए शूज़ चाहिए और मुझे भी नया बैग चाहिए। देखे कितने होल से बन गए हैं इस पॉकेट्स में। बचपना परेशानी भांप नहीं सकती थी। शाम में मालिक मकान ने बीवी को भेज दिया था। मलिक साहब बहुत नाराज़ हो रहे हैं। तुम खुद सोचो, महंगाई के इस दौर में कैसे गुजारा हो सकता है। पेंशन तो आई और लग गई, यही किराए से रोज़ की रोटी सालन बनता है। वो फराटे से कहती चली गई थी, तुम बामुश्किल 10,000 दे रही हो। अभी कल भी एक ज़रूरतमंद पर 15,000 का कहकर गया है। तुमसे नहीं हो रहा तो कहीं और छोटा घर देख लो, मकान खाली कर दो। वह बेबसी से लब काटती रह गई थी। दुनिया इस पर तंग होती जा रही थी। हर तरफ बस बंद कूचा और रास्ता समझाई नहीं दे रहा था, सवाए एक के। आई एम सॉरी मिस नूरिया, मैंने आपका वक्त ज़ाया किया। मैंने इतने सारे झूठ बोले। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं सब के लिए शर्मिंदा हूँ और आपसे माजरत हुआ हूँ। आईने के सामने खड़ा टाई दुरुस्त करता हुआ तब तकरीर दूसरी बार दोहरा रहा था। इसकी पुश्त पर बैठा एहसन थोड़ा सा मुँह बनाकर रह गया था। डर से क्या कहेंगे, कह दूंगा कुछ ना कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे। मारपीट तो नहीं करेंगे ना, बिलफर्ज कर भी लें, मुझे खा तो नहीं जाएंगे ना। मेरा बाप जितना भी जला दो, शाकाहारी नहीं है, ये मैं जानता हूँ। वो दोबारा से अपनी तकरीर दोहराने लगा था जब इसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर नज़र आते नाम को देखकर चौंक गया था। मलाइका, वो मुझसे यूँ मिलना चाहती है। वो दोनों रेस्टोरेंट में मेज़ पर आमने सामने बैठे थे। काफ़ी से उठती भाप फ़िज़ा में गायब हो रही थी। मलाइका के सवाल पर अहमद ने कंधे उचका दिए थे। वो क्या बात करेगी मुझसे, पता नहीं। वो चिढ़ गई थी। कुछ पता है भी आपको? वो बेबसी से हंस पड़ा था। बिलीव मी, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये कितनी अजीब बात है। खुद पर इतना गुस्सा हूँ कि क्या ज़रूरत थी इस दिन झूठ बोलने की। अभी ऐसे गले में अटक चुका है कि ना निकला जा रहा है ना ही उगला जा रहा है। मुझे यूँ बीच में अटकते रहना हरगिज़ पसंद नहीं है मिस्टर अहमद। मैं इस सारे रायते को समेटने ही आई हूँ। वो ज़रा रुकी थी। अब वो बाहर से आई ही तो दूध पीती बच्ची तो हरगिज़ नहीं है कि हम इसे बेवकूफ़ बना लें और अब बन भी जाएगी। आप इसे कहेंगे कि मैं आपकी बीवी हूँ तो अगली डिमांड वो सबूत की नहीं करेगी, यकीनन करेगी। वो फ़ौरन बोला था। वो कुछ देर के लिए चुप रहेगी और फिर हौले से हंकारी, मुझे आपका साथ देने के लिए मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुझे अपनी और बच्चों की इज़्ज़त बहुत प्यारी है। मैं समझ सकता हूँ लाइका, और रसान से बोला था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि किसी भी पॉइंट पर आपकी इज़्ज़त पर हर्फ नहीं आएगा। इस रात डिनर के लिए वो तीनों नफूस इस रेस्टोरेंट में मौजूद थे। फ़िज़ा में खनकी भरी हुई थी जिसमें इश्तहा अंगेज़ खानों की खुशबू घुली हुई थी। पस मंज़र में धीमी सी मौसीकी सुनाई दे रही थी। मलाइका खामोशी से मेज़ का कोना खुरचने में मसरूफ़ थी। अहमद की आँखों से इसे देखकर फिर नूरिया को, जब बकौर मलाइका को देख रही थी। डैड कहते हैं मुझे इंसान पर परखने नहीं आते। मलाइका ने सिर उठाया और इसे खुद को देखता पाया था। इसके बाद भी उन्होंने तुम्हें एक इंसान को परखने भेज दिया। स्ट्रेंज, वो धीमे से मुस्कुराई थी। यस, वेरी स्ट्रेंज। वेटर इनके खाने की मेज़ पर खाना रखने लगा था। खामोशी का एक और वक़्फ़ा गुज़रा था। मुझे नहीं पता क्या सच है और क्या झूठ। अहमद, तुमने इससे 1 माह पहले शादी की है कि साल पहले? क्या ख़बर वो बच्चे भी तुम्हारे हों? क्या पता ये तुम्हारी बीवी भी ना हो। मुझे कुछ नहीं पता और शायद मैं पता चला भी नहीं सकती। वो ज़रा रुकी थी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर जानती हूँ, इस वक्त जब हम यहाँ मौजूद हैं तो इसकी वजह यकीनन हम सबकी कोई ना कोई ज़रूरत है। हम तीनों अहले दिल सही, लेकिन यहाँ हम दिल के कहने पर नहीं आए हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना मिस मलाइका? वो खामोशी रही थी। इसके दिल की तो बात ही नहीं होती तो बेहतर था। दिल को हमारे अरसा बीत चुका था। ये सानहा तब हुआ था जब इस इंसान ने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे जिसे इसने कभी इसे सौंपा था। तो ये सच ही था। ज़रूरत और बस ज़रूरत, इसे
जो इसे वहाँ लाई थी और इस तकोन का हिस्सा बना दिया था। सात समुंदर पार से वो लड़की भी ज़रूरत के तहत ही आई थी। दिल तो वो वहीं पीछे छोड़ आई थी, यहाँ आई तो बस ज़रूरत के तहत ही, जिसे इसने हरगिज़ अया नहीं किया था। जैसे इस तकोन को मुकम्मल करते इस तीसरे इंसान ने नहीं किया था। वो क्या चाहता था, इसकी चाहत क्या थी, इसके दिल की बात क्या थी, ज़ुबान पर नहीं लाई थी। मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ मिस्टर अहमद। अमर के हाथ में हल्के से लर्जिश उतरी थी। उसने चौंक कर नूरिया को देखा था। वो इसे ही देख रही थी। लेकिन मेरी एक शर्त है। वो ज़रा रुकी और किन आंखों से मलाइका को देखा था। तुम अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं दोगे। मलाइका के सर पर जैसे किसी ने बम फोड़ा था। तुम मलाइका और उसके बच्चों को नहीं छोड़ोगे। इनकी कफालत तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। भले तुम किसी को ये मत बताना, अपने फादर या मेरे डैड में से किसी को भी नहीं। इसे बेशक अपना सीक्रेट बना कर रखो, लेकिन इस शादी को कायम रखो और इसकी गारंटी के तौर पर तुम्हारा निकाहनामा मेरे पास रहेगा। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लें, आप दोनों, जितना ड्रामा मैंने खेलना था खेल लिया। अब बस ये कोई तरीका है किसी से शादी करवाने का। मलाइका अपनी जगह से फट उछल रही थी। अहमद चुपचाप कुर्सी पर बैठा इसकी बातें सुन रहा था और वलीद कभी कभार बीच में लकमा देकर इसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। बंदा इसे पूछे कि तूने इस निकाहनामे का चार्ट डालना है, तूने शादी करने के लिए करनी है तो सीधी तरह कर ले, नहीं तो इनकार कर दे। तरह कर उठी थी। हम सॉरी मलाइका, मुझे नहीं पता था वे ये शर्त रखते कि। अहमद धीरे से बोला था, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये लड़की यहाँ सिर्फ अपने बाप के धमकाने पर आई है। बस इसे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो खुद को कुर्बानी का बकरा बनने से बचाएं और इसे कहें कि बीवी मुझे माफ़ करो, अमेरिका दफ़ा हो जा वापस। मलाइका ने कहा, वैसे अहमद, मलाइका बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे भी नहीं लगता नूरिया तो उससे शादी करना चाहती है। वलीद ने कहा था। वलीद, इसने साफ कहा है कि इसे अभी तक किसी से मोहब्बत नहीं हुई, शादी तो करनी है। सो डैड की मर्जी से ही सही। अहमद ने कहा, फिर क्या इसका दिल मदर टर्सा के दिल से ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे मुझ पर और मेरे बच्चों पर इस कदर तरस आ रहा है। मलाइका फिर से भड़क उठी थी। अहमद इधर देख, वलीद ने कहा। अहमद सर उठा कर देखने लगा। तो नूरिया से कितने अरसे बाद मिला है? वलीद ने पूछा था। तकरीबन 6 साल बाद आखिरी बार भाभी की डेथ पर आई थी वो। अहमद ने कहा था। इस दौरान तेरी इससे कोई बात, कोई मैसेज, कोई चैट? वलीद ने फिर पूछा था। अहमद ने नफ़ी में सर हिलाया। यानी तो इससे मोहब्बत नहीं करता है ना? वलीद ने कहा। अहमद ने मलाइका की तरफ देखा। उसी को देख रही थी। नहीं, वो इकरार कर गया था। तो फिर आखिर तुझे क्या ज़रूरत है फांसी का फंदा अपने गले डालने की? वलीद ने तरह कर पूछा था। क्यों अभी इस किस्म की फ़जूल की शर्तों पर इसने शादी करना, तो इससे शादी करना चाहता है? सिर्फ तेरे डैड के दोस्त की बेटी ही है ना, अमेरिका के प्रेसिडेंट की बेटी तो नहीं है जो तेरे इनकार पर तुझे निस्तो नाबूद कर देगी। वलीद भी तरख पड़ा था। मलाइका, आई एम सॉरी, आप प्लीज़ जा सकती हैं। मेरी वजह से आपको जो भी शर्मिंदगी हुई है इसके लिए माजरत हुआ हूँ। वो धीरे से बोला था। मलाइका उठकर ऑफिस से बाहर निकल गई। अहमद कुर्सी की पुष्ट पर गिर सा गया था। भाई बनकर तुझे मशवरा दे रहा हूँ अहमद, इसकी शर्तों में ना आना, बुरी तरह फंस जाएगा। अंकल को कॉल कर सब सच बता दे। वलीद ने कहा। कैसे बता दूँ, कैसे? अहमद ने आंखें बंद की थी। घंटी की आवाज़ पर चपरासी से भागता हुआ अंदर आया था। जी साहब जी, वो बोला था। मिस रोजीना नहीं आई आज? इसने धाड़ कर पूछा था। नहीं सर, वो बोला था। क्यों, वो तरह क्या था? पता नहीं साहब जी, चपरासी बेचारे के चक्के छूट गए थे। हशमत साहब को बुला, वो बोला कुछ देर बाद। हशमत इसके सामने था। रोजीना क्यों नहीं आई आज? गुस्सा इसके माथे पर धरा हुआ था। सर, वो कल ही रिज़ाइन कर गई है। वो रहा इनका लेटर। हशमत इनके सामने बड़े पेपर की तरफ इशारा करते हुए बोला था। इसके सर पर लगे और तलवों पर बची थी। बस नौकरी लेने का ही शौक़ होता है लड़कियों को, काम करते हुए जान निकल जाती हैं इनकी। बंदा पूछे, तुम क्या कोई शो पीस हो जिसे मैं अपने ऑफिस के बाहर वाली कुर्सी पर सजा कर रख दूँगा और हर आने जाने वाले को दिखाऊंगा कि ये देखो मेरी खूबसूरत नई सेक्रेटरी? वो कहता चला कि हशमत खामोश खड़ा था। हशमत, इस सीट के लिए एड दे दें हर अखबार में और पोस्टर भी लगवा दे जगह जगह। इस बार इंटरव्यूज़ में खुद करूँगा। वो बोला था। बस फिर मिल गई आपको सेक्रेटरी? हशमत ने दिल ही दिल में कहा और बाहर निकल गया। तभी इसके मोबाइल की घंटी बजी। कलीम खामी की कॉल थी। कुछ देर बाद इसने अटेंड कर ली। कैसे हो आंसर? वो पूछ रहे थे। ज़िंदा हूँ अभी तक, वो बोला आंसर। वो कुछ देर की खामोशी के बाद बोले, नूरिया से मिले? उन्होंने पूछा था। नहीं, क्यों? मेरी मर्जी। दूसरी तरफ फिर खामोशी छा गई थी। आंसर, यार 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल? वो बोले थे। 5 साल ही तो हैं डैड, कौन सा 50 साल बीत गए हैं? और भले ही 500 साल बीत जाएं, जो हो चुका है बदल जाएगा क्या? वो दर्शत से लहजे में बोला था। तुम्हारा छोटा भाई है। आंसर, कैसे माफ़ करना इतना ही मुश्किल है? कलीम खामी पूछ रहे थे। डैड, मुझसे क्या चाहते हैं आप? वो तंग आ गया था। नूरिया से मिलो। इसे अमर के लिए कायल आंसर ने इनकी बात काट दी थी। सॉरी डैड, धीरे से कहते उसने कॉल काट दी थी। वो बड़ी देर से यूं ही मुंह पर अखबार डाले कुर्सी के पीछे टेक लगाए बैठा था। जहन मुंतशिर था। नूरिया की आवाज़ बार बार कानों में गूंज रही थी। और गारंटी के तौर पर तुम्हारा निकाहनामा मेरे पास रहेगा। अहमद, वलीद की आवाज़ पर इसने
मुँह से अखबार हटाया था, बस कर दे, पिछले 2 घंटे से तो मातम किया जा रहा है। वलीद ने चाय का कप इसके सामने रखा था। वलीद मैं क्या करूँ यहाँ, सोच-सोच कर इसका दिमाग फटा जा रहा था। तो सिर्फ एक कॉल करके अंकल को सच बता दे, बस सारा स्यापा ही खत्म। वलीद कुर्सी पर बैठते हुए बोला था, अहमद बोल ना सका और वो आखिर कैसे कलीम को सब सच बता देता, कैसे कह देता कि इसने इस बार भी एक मासूम लड़की को अपने जुर्म में फंसा लिया है। इससे ज़्यादा इससे सोचा ही नहीं किया था। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि आखिर नूरिया को तेरे में इंटरेस्ट ही क्या है? वो क्यों तेरे से शादी करने पर इस कदर मजबूर है? वो क्यों तुझे ये रिश्ता बरकरार रखने को कह रही है? अमेरिकन लड़की है आखिर, फिर क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है? वलीद कहता चला गया था, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे और मलाइका के झूठे निकाहनामे का क्या करेगी? अहमद सीधा होते हुए बोला था, तू मान या ना मान अहमद, इस लड़की का कोई ना कोई प्लान ज़रूर है और वो प्लान शादी का तो कतई नहीं है। वलीद ने कहा था, मलाइका आई है? अहमद ने पूछा था। वलीद ने इस बात में सर हिला दिया था। वो बेचारी यहीं फंस गई है। वो बोला, अहमद एक बात तो बता। वलीद ने पूछा। अहमद खामोशी से इसकी तरफ देखने लगा। तो वाकई नूरे से शादी करना चाहता है? अहमद फौरी तौर पर जवाब न दे सका। यार तेरा भी कोई प्लान है? अहमद खामी वलीद से देखते ही जा रहा था। तो सारी उम्र यही करेगा अहमद, क्योंकि यही तेरी फितरत है। हराम को मुंह लगाने वाली, हलाल से मुंह मोड़ने वाली। इसके इस्मात में किसी की आवाज़ गूंजी थी, मेरा कोई प्लान नहीं है वलीद। इसने दोबारा कुर्सी की पिछ से टेक लगाई थी। वलीद का फ़ोन बजा। मैं बस ये चाहता हूँ कि भाई मुझे माफ़ कर दे, बस एक बार। लैपटॉप इसके सामने रखा हुआ था। बैकग्राउंड से टेक लगाए मुसलसल स्क्रीन पर नजर आता इसका चेहरा देख रही थी। वो शायद शावर लेकर निकला था। आम से ट्राउज़र पर वाइट शर्ट पहने, गीले बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। दांतों में हंस पे आता सिगरेट दबा हुआ था। तुमने कहा था कि सब छोड़ दोगे, नूरिया ने धीरे से कहा। कोशिश तो पूरी है। अब बादल नख्वास्ता मुस्कुराया था। इसके मुस्कुराने में भी एक अजीब सी वहशत थी। कम से कम मुझसे बात करते हुए तो सिगरेट मुंह में मत दबाया करो दयान, वो क्या कही थी। इसने धीरे से सिगरेट निकाल कर ऐश ट्रे में मसल दी थी। डैड से मिले? नूरिया ने पूछा। इसने नफ़ी में सर हिला दी। क्यों? क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। वो किसी सूरत अपनी नाज़ में पली, इंतहाई खूबसूरत, पढ़ी लिखी और अमीर कबीर बेटी की शादी एक गैंगस्टर से नहीं करेंगे। वो बोला, एक बार मिलकर तो देखो। नूरिया ने कहा था। मैं इनसे 2 रोज़ मिलता हूँ नूर, इसने कहा। नूरिया बोल नहीं सकी थी। देखो नूर, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, लेकिन मैं ये वादा पलक झपकते मैं पूरा नहीं कर सकता। तुम नहीं जानती कि मैं इस अंधेरी दलदल में कितना अंदर तक धँसा हुआ हूँ। वक़्त लगेगा दोबारा बाहर निकलने में। वो बोला, वक़्त ही तो नहीं है। नूरिया बेबसी से बोली थी। तो फिर चुपचाप अपने डैड की बात मान लो। इनकी पसंद का लड़का तो देख ही चुकी हो तुम। खामोशी से इनकी मर्ज़ी से शादी कर लो और मुझे भूल जाओ। सख्ती से बोला, तुम भी भूल जाओगे मुझे? नूरिया के गोशे नम हुए थे। मेरा क्या है, मैं रोज़ाना सिगरेट की कश लगाकर न जाने क्या कुछ भूल जाता हूँ। वो एक बार फिर इसी वहशत से मुस्कुराया था। नूरिया चुपचाप इसे देखती रही। वैसे एक रास्ता और भी है तुम्हारे पास, कुछ तेरा दान इसे बोला था। मेरे डैड का आधा वजूद मर चुका है दयान, बाकी आधा मैं तुम्हारे साथ भागकर कत्ल नहीं करूँगी। वो धीरे से कह के लैपटॉप बंद कर दी थी। मलाइका ने इसे बगौर देखा था, जो अपनी बात कहकर सर झुकाए बैठा था। ये कौन सी गेम है जो आप सब मिलकर खेल रहे हैं? या खुदाया, कैसी मुश्किल में फंस गई हूँ मैं। वो जंश हो गई थी। इसे साफ इनकार करती तो नौकरी से हाथ धो बैठती, से बात मान लेती तो वैसे ज़मीन की अदालत में मुजरिम ठहरती। इसे पूछा आपने कि क्यों वैसी फजूल शर्त रख रही है? वो हौले से इनकारी थी। मलाइका, सारे सवाल जवाब हो चुके। खेल समझो, शर्त समझो, जो भी समझो, लेकिन इसका नतीजा यही निकलता है। वो यही चाहती है। अब आप बताओ, आप ये करना चाहती हो कि नहीं? इसने अहमद को बगौर देखा और सोचा, मेरा नहीं कहना मुझे किस मुसीबत में गिरफ्तार कर सकता है, मुझे पता है। इसने लंबी सांस भरी थी। ठीक है, ये ऐसे ही होगा तो ऐसे ही सही। इतने दिनों की ये बेकार की तू में फजूल की शोरश और अब अंत हो गई है। वो ज़रा रुकी थी। मैं तैयार हूँ, जो भी होगा देखी जाएगी, लेकिन मेरी एक भी कुछ शर्तें हैं। अहमद ने सर पकड़ लिया था। हाँ हाँ, हर कुत्ते का दिन आता है। सभी शर्तें खेल रहे हैं मैडम। तुम भी खेल सही। निकाहनामा सच्चा होगा, लेकिन हमारे रिश्ते की कोई हैसियत नहीं होगी। आपका मुझ पर या मेरे बच्चे पर कोई इख्तियार नहीं होगा। हर बात आप मुझे तहरीरी लिख कर देंगे। तलाक का हक मेरे पास रहेगा और मैं जब चाहे इसे ख़त्म कर सकूँगी। अहमद दोनों हाथ बुलंद किए थे। ठीक है। नूरिया कोहनियों के बल बाजू खड़े किए, हाथों के कटोरे में चेहरा रखे सामने स्क्रीन को देख रही थी। वो जो दिल में बसता है, वो जो सात समुंदर पार बसता है, वो ये सामने था। नज़दीक इतना के दरमियान में बस स्क्रीन थी, पर दूर इतना के बीच में सात समुंदर थे। मैंने कहा था मैं बदल जाऊँगा, बस कहा नहीं था, वादा किया था। वादा मतलब किस्म कही थी वो, जैसे पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना सच्चा वादा। मुझे पता है ध्यान, वो फ़ौरन बोली थी, मुझे पता है तुम बदल जाओगे, पर ये बदलना, सुधरना और सीधा होना किसने कहा तुमसे? कलमा पढ़कर बताना। मैंने कहा तुमसे कि तुम्हारी दिल में तुम्हारी कदर कम करती है। वो ज़रा रुका था, लेकिन मैं टेढ़ा हूँ नूरिया, और बेबस भी। वो सांस लेकर रह गई थी। बेबस तो मैं भी हूँ। इसे बगौर देखती इसके माथे पर बिखरे बाल तले जख्म के निशान को खोजती। वो अपनी बेबसी पर उदास थी। वो चाहते हैं कि मैं तुमसे कहूँ कि मुझे भूल जाओ। एक बार फिर से वो खामोश रह गई थी। मुझे भूल जाओ नूरिया।
वो हाल सुनहरी रोशनी से भरा पड़ा था। एसी की खनकी, गुलाब की भीनी सी महक, धीमी सी मौसीकी, खाने की इश्तहाअंगेज़ खुशबू, जहाँ अमर काफ़ी बल्द क्रीम काफ़ी, क्या आपको नूरिया कमाल बल्द कमाल न्याज़ी से पाउज़ 1 लाख रुपए सिक्का राचल वक़्त ये निकाह कबूल है। अमर ने एक लम्हे की आंखें मूंद ली थी। ज़हन 2 दिन पीछे चला गया था जब वो मलाइका के साथ निकाह ख़्वाह के सामने बैठा था और वही सवाल पूछा जा रहा था। बदकिरदारों के लिए बदकिरदार ही ओढ़नियाँ होती हैं, इन्हें पाक रिश्तों से कुछ लेना देना नहीं होता। तो भी इनमें से ही है, कबूल है, इसने हौले से कहा था और ख़ुद को मलाइका के साथ निकाहनामे पर दस्तखत करते पाया था। अहमर काफ़ी वल्द कलीम काफ़ी, क्या आपको नूरिया कमाल वल्द कमाल न्याज़ी से 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक़्त कबूल है। मोहब्बत है ही है, ना ही ज़रूरत ग्रीन कार्ड चाहिए, ना ही इसकी दौलत। इसके बाप का दबाव है, ना ही तेरे बाप का। फिर भी इस शादी के लिए इतना अतावलापन क्यों अहमर? इसने लंबा सांस भरा था। कबूल है। और निकाहनामे पर इसने कल ही तो नूरिया को दिखाया था। वो जो रिश्ता सच्चा था बस झूठ पर मबनी था, वो जो तहरीर सच्ची थी पर तारीख झूठ थी। मैंने तुम पर एतबार करके तुम्हें दिया है नूरिया, मुझे यकीन है तुम मेरे एतबार को ठेस नहीं पहुँचाओगी। इसे अपने पास रखने का मकसद कोई भी हो, वो शर्त रखने का मतलब कुछ भी हो, मुझे यकीन है मुझे तुमसे शादी करने के फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। अहमद काफ़ी वल्द कलीम काफ़ी, क्या आपको नूरिया कमाल वल्द कमाल न्याज़ी से 1 लाख रुपए सिक्का राजुल व कबूल है। वो वापस इस हाल में आया था, इसी हाल में वापस आया था जहाँ एसी की खनके, गुलाब की भीनी सी खुशबू, धीमी सी मौसीकी, खाने की इश्तहाअंगेज़ खुशबू फैली हुई थी। कबूल है, इसने लाचारी में सुलगता हुआ मंजर देखा था। धुएं में कहीं बहता खून और चीखें देखी थी। अंसर ने इस आने वाली लड़की को बगौर देखकर बैठने का इशारा किया था। अपनी फाइल इसके सामने रखकर इसके सामने बैठ गई थी। फरियाल अरशद, इसने वो नाम पढ़ा, उसकी सीवी पर नज़र दौड़ाई थी। अभी तो तालीम अधूरी है आपकी जी, कंटिन्यू है ये छोड़ दी, अभी जारी है सर। तो जॉब की क्या ज़रूरत पड़ेगी? फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ सर। पेरेंट्स बहुत हो चुके हैं, भाभी के साथ रहती हूँ। अंसर ने कार भरी और इससे 2-3 मज़ीद सवाल पूछे थे। हम आपको बता देंगे मिस फरियाल, अगर हमें आपकी ज़रूरत हुई तो। अगली शाम फरियाल को पैगाम वसूल हुआ, अब इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर दी गई है। शादी मुबारक। नूरिया को पैगाम निकाह के कुछ देर बाद ही दयान की तरफ से मिला था और तब से अब तक वो इसे कई बार पढ़ चुकी थी। तुम्हें पता है निकाह एक कागज़ी ताल्लुक़ है, ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये तुम्हें वक्त देने के लिए मेरी तरफ से एक जहद है, लेकिन मेरे लिए एक कैद भी है। ऐसी कैद जिससे निकलने की तदबीर मैं पहले ही सोच चुकी हूँ। लाइका और अहमद का निकाहनामा महफूज कर चुकी थी। निकाह के बाद वह रुखसत होकर अहमद के घर आ चुकी थी। वह रूसी लिबास में मलबूस इसके कमरे में थी। बिस्तर के इर्द-गिर्द खूबसूरत फूलों से सजावट की गई थी। इस पर सुकून सी फ़िज़ा में वो बेड पर बैठी थी और आगे के हमले के लिए तैयार थी। जब दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई थी, उसने सर उठाकर देखा का अहमद अंदर दाखिल हुआ था। स्याह शेरवानी में मलबूस तरीके से बने बाल जो अब सारे दिन की थकान के बाद माथे पर बिखरे हुए थे। और अगर यूँ हुआ कि कुछ मुझ तक आने के लिए तुम जिस रास्ते पर निकली हो उसने तुम्हें भटका दिया तो? इसके कानों में आवाज़ गूंजी थी। मेरे दिल में झाँक कर देखा है तुमने ध्यान, तुम्हें पता है वहाँ बस तुम ही हो। अमर अब इसके सामने बेड पर पैर लटका बैठ गया था। इस पर नज़र पड़ी तो धीमे से मुस्कुराया। आज तो मैं हूँ, कल मैं ना रहा तो? तुमने अपने दिल से दरबदर कर डाला तो? कल तुमने अपने दिल की सल्तनत किसी और को सौंप दी तो? अहमद हौले से इनकार कर रहा था। मेरा दोस्त और बिजनेस पार्टनर वलीद, इसने मुझसे कई बार पूछा कि मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहता हूँ। तुम्हारी शर्त सुनने के बाद भी, ये जानने के बाद भी कि तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही मोहब्बत, ये पता होने के बाद भी कि कुछ की शर्तें जब रिश्तों की बुनियाद पर हो तो वो सादक नहीं होती। फिर भी मैंने तुमसे शादी क्यों की? वो ज़रा रुका था तभी इसका फ़ोन बजा। अहमद ने देखा मलाइका की कॉल थी। वो इससे माजरत करता उठा और कमरे से बाहर निकलकर फ़ोन कान से लगाया तो उसी तरह परेशानी से वो रो रही थी। हेलो मलाइका, क्या हुआ? टेरेस में निकल आया था। अहमद प्लीज़ आप थोड़ी देर के घर आ जाएँ, फरियाल का कुछ अता पता नहीं चल रहा। मलाइका ने बामुश्किल अपने आंसू पर कंट्रोल किया था। क्या मतलब, कहाँ गई वो? अहमद यकदम परेशान हो गया था। खुदा जाने रोज़ाना कॉलेज से 2 बजे तक वापस आ जाती है, लेकिन आज नहीं आई। मैंने अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल रहा। अहमद प्लीज़ मेरी मदद करें। मलाइका कहती चली गई थी। अच्छा आप प्लीज़ रोएं ना, मैं आ रहा हूँ। वो कहकर वापस अंदर आ गया था। नूरिया, आई एम सॉरी, एक ज़रूरी काम है, मैं बस थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, आता हूँ। अपनी पैंट शर्ट निकालते हुए वॉशरूम में घुस गया था। नूरिया के लबों पर खिलती खफीफ सी मुस्कुराहट इसे नज़र ही नहीं आई थी। तभी इसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई थी। ध्यान का मैसेज था। अब इस लड़की का क्या करना है? नूरिया ने वॉशरूम की तरफ देखा। अहमद चेंज करके बाहर निकल आया था। कहाँ है वो? इसने टेक्स्ट किया था पर मैं बस अभी आया। अहमद अपनी जैकेट पहनकर कमरे से बाहर निकल गया था। और तुम्हारा सर दर्द नहीं है? जल्द ही जवाब आ गया। अपने आदमी से कहो इसे थोड़ी देर बाद घर छोड़ दे। इसे टेक्स्ट करते हुए बिस्तर से उतर गई थी। लब मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारे साथ रहते हुए मैं सुधरूँ ना सुधरूँ, मेरे साथ रहते हुए तुम ज़रूर बिगड़ जाओगी। वो जवाबी मैसेज पढ़कर ज़ोर से हंसी थी। कपड़े चेंज करके बाहर निकली। बालों को फोल्ड करके कैचे लगाया, लाइट ऑफ करती कंबल में घुस गई थी। अहमद ने तो अब किसी सूरत 1-2 बजे से पहले नहीं आना था और ऐसा ही हुआ। मलाइका के घर पहुंचा तो इसका रो रो का बुरा हाल था। फरियाल के किसी दोस्त को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अहमद
लाचार अहमद ने वलीद को बुलाया था, थाने रिपोर्ट करनी पड़ेगी, खुदा न करे अगर अगवा हो गई तो। वलीद ने कहा था। अगवा मलाइका की सीटी को मुड़ी थी। मलाइका, आप बच्चों के पास रहें, ज़रा ध्यान से। कोई अनजान कॉल आए तो मुझे फौरी तौर पर बताइएगा और मैं वलीद पर रिपोर्ट लिखवा कर आते हैं। अहमद ने कहा। मलाइका ने इस बात में सर हिला दिया। रात का 1 बज रहा था जब वो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। अभी अहमद ने गाड़ी स्टार्ट की थी, मलाइका की कॉल आ गई। फरियाल घर आ गई है। अहमद, इसका ज़ोरदार तमाचा फरियाल के चौदह तबक रोशन कर गया था। तुम पिछले 1 हफ्ते से कॉलेज जाने के बजाय कहीं नौकरी करने जा रही हो और मुझे बताना ही पसंद नहीं किया। मलाइका की आवाज़ ऊंची हो गई थी, शायद कि इसने कभी फरियाल पर हाथ उठाया हो। इसकी दोनों आंखें लबालब भड़की थी। मैंने कहा था ना फरियाल के पहले पढ़ाई पूरी कर लो। मैं हूं ना दर दर की ठोकरें खाने के लिए। कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़गी जो मैंने तुम्हारी पूरी नहीं की। वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। भाभी, मैंने सोचा कि आपकी थोड़ी मदद। फरियाल की बात बीच में ही रह गई थी। ये मदद है तुम्हारी। सुबह 8 बजे की घर से निकली, तुम रात के 1 बजे घर आ रही हो। ये मदद है तुम्हारी। फरियाल चिंगारती हुई बोली थी। भाभी, मैं तो 3 बजे ही फारिग हो गई थी, लेकिन घर आने के लिए रिक्शे में बैठी और इसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। मुझे यूँ लगा कैसे जैसे किसी ने मुझे ज़बरदस्ती बेहोश कर दिया हो। फरियाल कहते ही मलाइका दम बखुद रह गई थी। वो तो इसी अभी तक यही समझते जा रही थी कि शायद फरियाल कोई और ओवर टाइम करके आ रही थी। ज़बरदस्ती बेहोश इससे बोला ही नहीं किया था। मुझे बस ये याद है कि कोई मुझे घर छोड़ के आता। खुदा जाने कौन फरियाल इसके आसान खता करते जा रही थी। या खुदा, फरियाल तुम्हें किसी ने अगवा कर लिया था। वो नीचे को बैठती चली गई। फरियाल एक मुजरिम सी बनी खड़ी थी। मैंने कहा था ना फरियाल के घर से गोली जो कर ली उसे घर बस और कहीं नहीं जाना। दुनिया दरिंदों की तरह गाड़ लगाए बैठी हुई है। कब कौन सा जाल में फंस जाए कोई पता नहीं। फरियाल मेरी जान है। इसने फरियाल का साकित वजूद खुद से लगा लिया था। फरियाल, मैंने अपने वादे से आपने आपसे अहद किया था कि तेरी इज्जत पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। खुदा के लिए मुझे मेरा अहद पूरे करने दो। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम लोगों की सारी ज़रूरतें ही पूरी करूँगी। चंदा, कोई नौकरी नहीं करनी, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वो इसे खुद से लगाए कहते चली गई। फरियाल बेआवाज़ रो रही थी। चाचू यार रुक जाए, नहीं तो अब की बार दादा अब्बू खुद ऊपर आ जाएंगे। अली कोई चौथी दफ़ा इसे उठाने आया था। नूरिया इससे पहले ही नीचे नाश्ते की मेज़ पर पहुंच चुकी थी। वो बेचारा बमुश्किल नींद में झूलता हुआ वॉशरूम में घुस गया था। फ्रेश होकर नीचे उतरा तो कलीम काफ़ी अपनी कुर्सी पर मौजूद थे। इनके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर नूरिया बैठी थी। वो बस एक नज़र से देखकर सलाम करता हुआ ऐन इनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया था। अब तो अपनी आदतें सुधार ले अहमद, अब तो बीवी वाला हो गया है। कलीम ने इस पर शोर की थी। क्यों नूरिया, सुधार लोगी ना इसे? वो हंसते हुए पूछ रहे थे। नूरिया बस धीमे से मुस्कुरा कर रह गई। तेरे CSSC के पेपर ख़त्म हो गए। उन्होंने अली को अपनी गोद में बिठाते हुए पूछा था। दादा अबू यार पापा तो मुझे सांस भी नहीं लेने देते। यहाँ आता हूँ तो मेरी जान में जान आती है। अली ने कहा था। अंसर भाई नहीं आते यहाँ। नूरिया जब से पाकिस्तान आई थी आज पहली बार इसने अंसर का पूछा था। आता है कभी कभार, कलीम ने कहा था। कहता है यहाँ से हुरिया की यादें वाबस्ता हैं। यहाँ आता हूँ तो फिर कई दिनों तक सो नहीं पाता। कलीम काफ़ी ने कहा था। नूरिया बस सारी हिला कर रह गई। अच्छा सुनो, अब तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो हनीमून पर कहाँ जाना है। टिकट्स मैं करवा दूंगा, खूब इंजॉय करना। ओके। वो इन दोनों से पूछ रहे थे। दोनों ही इनकी बजाय एक दूसरे को देख रहे थे। दिन का 1 बज रहा था जब वो इस 3 मंजिला इमारत के सामने उतरी। पसीने में शराबूर वो अंदर दाखिल हुई थी। मिस्टर अंसर का ऑफिस की तरफ है। इसने पूछा। 3rd फ्लोर पर। पसीना साफ करती ऊपर आ गई थी। मिस्टर अंसर से मिलना है प्लीज़। इसने चपरासी से कहा। सेक्रेटरी की सीट खाली पड़ी थी। वो सर हिलाकर अंदर चला गया। कुछ देर बाद बाहर आया। से अंदर जाने का इशारा किया। जी फरमाइए। अंदर से ही बहुत मसरूफ दिखाई दे रहा था। सर आपने 1 हफ्ता पहले फरियाल अरशाद को यहाँ पर जॉब पर रखा था। मैं इसकी बहन हूँ। उसने तारुफ करवाया था। अंसर एकदम चौंक गया था। वो 2 दिन से गायब है। नौकरी लेने का शौक होता है। बस बैठे यहाँ पर। अंसर इस पर चढ़ दौड़ा था। बादल नख्वास्ता कुर्सी पर बैठ के। मैंने सिर्फ इसलिए इसे ये नौकरी दी थी कि वो शक्ल से मुझे ज़रा ज़रूरतमंद लगी थी। इससे पहले हज़ारों मॉडर्न लड़कियों को मैं जॉब देकर देखा है, लेकिन मुलाका ने बड़ी हिम्मत से इसकी बात काट दी थी। सर आई एम सॉरी टू से बट परसों यहाँ से वापसी पर इसका काफ़ी ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया था। चल फिर नहीं सकती वो, बस इसीलिए नहीं आ रही। इसकी बात सुनते ही अंसर के चेहरे के तासुरात यख तक नरम पड़े थे। वो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। मैं इसकी लीव से लीव एप्लीकेशन ही देने आई हूँ, मलाइका ने कहा था। लेकिन मिस मलाइका, मैं इतने दिन ये सीट खाली अफोर्ड नहीं कर सकता। अंसर ने कहा था। प्लीज़ इसकी 1 हफ्ते की सैलरी ले जाएं बस। आई एम सॉरी। अंसर ने एप्लीकेशन इसे वापस करते हुए कहा था। सर अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक रिक्वेस्ट है मेरी। मलाइका ने हिम्मत बांधती थी। जी अर्ज़ करें। वो बोला अंदाज ऐसा लट्ठे मार था कि लम्हे को बेचारी डगमगा गई थी। सर मेरा 4 साल का तजर्बा है और 2 साल बिलाल ट्रेडर्स में काम किया है। ये मेरी CV है, अगर आपको मुनासिब लगे तो। मलाइका ने अपनी CV इसके सामने रख दी। अंसर ने गौर से देखा। फिर मलाइका को। मिस मलाइका, हमाद आपकी जॉब में कंसिस्टेंसी नहीं है। एक छोड़ दी, एक कर ली, फिर छोड़ दी, फिर कोई कर ली। अंसर कहता चला गया। सर जब इज़्ज़त के लाले पड़ जाएं तो छोड़ ही देते हैं, जब भूख के लाले पड़ जाते हैं तो दोबारा कहीं और ढूंढ ही लेते हैं। वो धीरे से बोली थी। अंसर इसे देखता रह गया। मैरिड हैं आप? इसने पूछा था। जी। बच्चे भी हैं? इसने फिर पूछा। जी 2 हैं। और शोहर? वो 7 साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे, वो दोबारा वापस नहीं। मलाइका ने कहा था। अंसर ने एक लंबी सांस भरी और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई थी। देखिए मिस मलाइका, बात है तो कड़वी लेकिन सच। आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो आप कहते हैं इस 3 मंजिला कंपनी की इस कदर
ज़िम्मेदार जॉब को डिज़र्व नहीं करती, आपको किसी प्राइवेट स्कूल की जॉब सूट करती है, लेकिन मैं जानता हूँ वहाँ बदले में आपको क्या मिलेगा। 7-8 हज़ार जिनसे शायद आपके मकान का किराया भी अदा ना हो सके, लेकिन मैं फिर भी ये जॉब आपको दे रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे आप पर तरस आ गया है, इसलिए भी नहीं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है, सिर्फ़ इसलिए कि आप मुझे शक्ल से थोड़ी मेहनती लगती हैं, थोड़ा बहुत तजुर्बा भी है आपके पास, हमसे कहता चला गया। फ़िलहाल 2 महीने का है, अगर मुझे आपका काम अच्छा लगा तो ठीक है। अब उसकी सेवी पर साइन करते हुए बोला था, शुक्रिया सर, मलाइका कहते ही उठ खड़ी हुई थी। वो दरवाज़ा नॉक करके अंदर आ गई थी। अहमद हस्बे मामूल अपनी कुर्सी से टेक लगाया किसी गहरी सोच में गर्क था वो और वलीद साइड वाली कुर्सी पर बैठा कुछ फ़ाइल देख रहा था। इसने चुपचाप एक लिफ़ाफ़ा वलीद के सामने रख दिया। ये क्या है? वो हैरानगी से बोला। इस्तीफ़ा मलाइका के कहते ही अहमद की आंखें खुल गई थी। मैं मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकती, सॉरी, वो बोली थी। कहीं और जॉब मिल गई है? वलीद ने पूछा। मलाइका ने इस बात में सर हिलाते, थैंक यू, आप दोनों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया। वो सर झुकाकर बोले, बाहर की तरफ बढ़ गई। मलाइका, रुकिए, अगर आप चाहें तो हम आपकी सैलरी। अहमद ने इसकी बात काट दी। नहीं, जाने दे वलीद, उन्होंने जाना ही था। इन्हें जॉब करनी ही नहीं थी, सिर्फ़ एक मजबूरी, और बस वो ना होती तो ये आज यहाँ ना होती। अहमद कहता चला गया, और बता है यहाँ से निकल कर ये पहला काम क्या करेगी? अपना घर तब्दील करेगी ताकि अहमद ख़ाफ़ी आज के बाद इन्हें ढूँढ ना सके। अहमद की भड़ास निकल रही थी। तो अहमद ख़ाफ़ी को ज़रूरत ही क्या है मुझे ढूँढने की? सरोकार तो इस कागज़ के टुकड़े से है ना, मुझसे तो नहीं है ना। वो चिता गई थी, और अगर आपसे हुआ तो? अहमद कह गया था, अहमद आप मुझे लिख कर दे चुके हैं कि आपका और मेरा किसी भी किस्म का कोई भी रिश्ता नहीं बनेगा, कभी भी नहीं, और मैं जब चाहूँ आपसे तलाक ले सकती हूँ। मलाइका ने कहा, अच्छा तो अब आपको तलाक भी चाहिए? अहमद ज़ोर से हँसा था, जब चाहिए होगी तो ले लूँगी। वो बोली थी, मलाइका जाएँ प्लीज़। अहमद को इस लहज़े पर इस लम्हे हर शय बुरी लग रही थी। मलाइका समेत अहमद मलाइका दरवाज़े की तरफ बढ़ी, फिर रुकी, पलटी और उसे पुकारा। वलीद खामोश तमाशाई बना बैठा था। मैं नहीं जानती आप अपने फ़ादर का किस किस्म का दबाव है, लेकिन क्या सारी उम्र इसी दबाव में गुज़ार देंगे आप? वो बोली थी, अगर वाक़ई आपकी नूरिया से कोई दिली वाबस्ती नहीं है तो प्लीज़ सिर्फ़ एक बार सच बोलकर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अहमद, आपके डैड आपको गालियाँ देंगे, मारेंगे। वो कहती चली गई, और मेरे मुँह पर खड़े होकर मुझे बदकिरदार कहेंगे। मलाइका, अहमद एकदम फट पड़ा था। मलाइका वलीद दोनों तंबा खुद रह गए थे। मैं कैसे सुनूँगा अपने बाप के लबों से अपने लिए ये बदकिरदार? वो सर झुकाए बोला था, 7 साल से मैं इनसे नज़र मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। 7 सालों से वो मुझे सुरखरू करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 सालों से मैं अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। 7 सालों से मेरी पर्दापोशी कर रहे हैं। 7 सालों में ये पहला मौका आया है कि मैं साबित कर सकूँ कि मैं बदकिरदार नहीं हूँ। अमर की आँखें नम हो गई थीं। मलाइका हद तक इसे देख रही थी। कुछ तो था जो वो बाहर से छुपा रहा था। उन्होंने कई बार मुझसे पूछा कि तू नूर से शादी करेगा, और मैंने कहा हाँ मैं करूँगा। अब शादी करके कैसे कह दूँ? वो बोला, इस शादी को भला क्यों कहेंगे आप ना? अपने और मेरे इस कागज़ी रिश्ते को कहें ना। मलाइका ने कहा था। मलाइका, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद प्लीज़। अहमद ने अपना हाथों में गिरा लिया था। मलाइका चुपचाप बाहर निकल गई। अहमद, आखिर मसला क्या है तेरे साथ है? वलीद इसकी तरफ मुड़ा था। नूरिया के पास निकाहनामा है, वो जब चाहे मुझे ब्लैकमेल कर सकती है। अहमद ने कहा था, तो उसे चोरी कर लेते हैं। वलीद ने कहा, मतलब? अहमद ठुठक कर इसे देखा, मतलब ये कि निकाहनामा बस इसकी एक शर्त थी, तो उससे शादी कर ली, और शादी तो हो गई है, सो अब सिर्फ चुपचाप वो निकाहनामा खिसका ले। वलीद इसे एक नई राह दिखा रहा था, पता नहीं कहाँ रखा होगा इसने। अहमद की ज़रा जान में जान आई थी। ढूंढ इसका सारा सामान, जानवर। अहमद, इससे पहले वो वापस अमेरिका जाए और निकाहनामा चोरी कर ले, इसके बाद क्या सबूत रह जाएगा इसके पास भला? वलीद ने कहा था, वो खेल रही है तेरे साथ, तुझे क्या खेल खेलना मना है? वलीद ने इसके दिमाग का ढक्कन खोला था। इसी वक्त घर वापस आया और भागता ऊपर गया था। नूरिया कमरे में आते ही इसे अजीब एहसास हुआ था। ऐसे दौड़कर अलमारी खोली, वहाँ नूरिया का एक भी सूट नहीं था। वो पागलों की तरह इधर उधर कमरा खंगालने लगा। नूरिया कहाँ है? वो दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला। एहसन, नूरिया कहाँ गई? एहसन अभी भी कॉलेज से आया था। वो बुरी तरह इस पर बरस पड़ा। वो तो चली गई। दयान दरवाज़ा खोला। सामने इसे पाकर वो शिद्दत से दरवाज़ा हैरान हुआ था। नूरिया तुम? इसने सरकता पैर इसे देखा था। कंधे पर शोल्डर बैग, कदमों में रखा सफ़री बैग। इसका हैरान होना बनता था। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? तुम्हें कैसे पता चला मैं पाकिस्तान आया हूँ? वो बिना जवाब दिए इसे रास्ते से हटाती अंदर दाखिल हुई थी। दयान को इसका बैग उठाकर पीछे आना ही पड़ा था। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? वो अचानक पीछे मुड़ी और इसे देखते लगी। वो कुछ लम्हे के लिए खामोश रह गया। वो उसके इतने करीब थी कि ध्यान इसके दिल की ऊंची धड़कनों का शोर भी सुन सकता था। हौले से हाथ बढ़ाकर नूरिया ने इसकी पेशानी पर बिखरे बाल पर रायते के जख्म के निशान को हौले हौले छेड़ते हुए उसके गले में पड़ी चेन को देख रही थी। मुझे तुम्हारी खुशबू महसूस हो गई थी। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कहीं भी ढूंढ सकती हूँ। मैं अपने दिल के बताए रास्तों पर चलती चलती तुम तक पहुँच गई। ध्यान है गहरी सांस भरी थी। क्या हुआ? तुम्हारे शोहर से दिल भर गया क्या? नूरिया को इसकी बात अच्छी नहीं लगी थी। उसे गुस्से नज़रों से देखती हुई पलटी थी और सोफे पर जा बैठी। नूरिया, मेरी जान, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस। नूरिया ने हाथ उठा के इसे खामोश करवाया था। उसे देख कर रह गया था। बास को पता है तुम यहाँ हो? हाँ, मैं आने से पहले शहर की हर मस्जिद में ऐलान करवा कर आई हूँ कि कहाँ जा रही हूँ। कम ऑन दयान। वो बदमज़ा हुई थी। उसके पास आकर बैठा था। मुझे जब डैड ने बताया कि वो पाकिस्तान आए हैं तो मुझे यकीन था कि तुम साथ आए होगे, क्योंकि सात समुंदर पार वो मुझसे मिलने तो नहीं आए।
आए हैं ना ध्यान, वो नज़र चुरा गया था। मुझे पता है होगा इनका कोई काला धंधा जिसे वो वहाँ बैठे सफ़ेद नहीं कर सकते होंगे, तभी तुम्हें साथ लेकर यहाँ तक आए हैं। नूरिया और एहसान से बोला था तुम इस सबसे दूर रहो। इसने भी जवाबन बगौर इसे देखा था। ठीक है, फिर वो भी मेरे दिल के मामला से दूर रहे हैं। वो इसकी बात नहीं समझ सका था। मैं अब इस सबसे उकता चुकी हूँ ध्यान, ये चूहे बिल्ली का खेल, ये चोर सिपाही, मैं अब अहमद को डालते डालते भी थक चुकी हूँ। वो मर्द है, मुझ पर इसका हक है। वो कब तक अपनी ख्वाहिशात दबा कर जीता रहेगा? वो जो चाहता है वो मुझे किसी सूरत मंजूर नहीं है, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। ज़रा रुकी थी और तुम भी तो यही चाहते थे ना? लेकिन तब तुमने मैं मना कर दिया था नूरिया, याद है तुमने क्या कहा था? इसने इस बात में सर हिला दिया। अब शायद मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगने लगा है कि अगर मैं तुम तक नहीं पहुँची तो मैं पूरी की पूरी मर जाऊँगी। कलीम काफ़ी ने शौक नज़रों से उसे देखकर जो सर झुकाए खड़ा था। अहमद, मैंने कुछ पूछा है क्या? तुझ में ज़रा भी शर्म हया बाकी नहीं बची? वो कुछ नहीं बोल सका था। क्या है ये सब? क्या है? जवाब दे मुझे। वो खामोश खड़ा बोट की नोक से फर्श रख रहा था। और कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करेगा तू? अब की बार किसकी मौत चाहिए तुझे? इसने तड़प कर सर उठाते इसकी आंखों में सदमा धर आया था। कलीम खामी को बेबसी से देखता वो कुछ भी बोल नहीं सका था। आप भी वो एक लम्हे को चुप रह गए थे और फिर मेज़ पर पड़ा वो पर्चा उठा के इसके सामने लहराया। इसमें और इससे मैं और क्या समझूँ अहमद? इसके होते हुए भी तुम सच्चे साबित हो सकते हो। अभी कुछ देर पहले ही करीम काफ़ी आंधी तूफ़ान की तरह अंदर आए थे। वो अपने कमरे में यूँ अचानक नूरिया की गुमशुदगी के बारे में सोच रहा था जब उन्होंने इसे तलब किया था। इस पर ये गिरा भी खुल गई थी। ये मुझे नूरिया ने दिया है, खुदा जाने इस तक ये कैसे पहुँचा मुझे नहीं पता, और ना ही इसने मुझसे पूछा है। हमारे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम एक बार फिर मुजरिम बने मेरे सामने खड़े हो। पर ज़रा रुके थे, 2 कदम आगे बढ़कर इसके सामने आकर खड़े हुए थे। तो मुझे बताओ अहमद, तुम कौन हो तुम जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा? मैं आपका बेटा हूँ डैड। इसने शिद्दत से नफ़े में सर हिलाया था। कमाल ने ऐसे गुस्से से दहाड़े थे। मुझे कसम है काफ़ी, अगर मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे बेटे को अपने हाथों से गोली मार दूँगा। कलीम काफ़ी वहीं सर पकड़े सोफ़े पर बैठे थे। नूरिया का कुछ पता नहीं था। इसे घर से गायब हुए 6 घंटे हो चुके थे। इसका सारा सामान घर था, फ़ोन बंद था और कुछ अता-पता नहीं था। कमाल न्याज़ी का पहला शक ध्यान पर ही गया था। उन्होंने इसके ठिकाने की खुद छानबीन कर चुके थे। वहाँ नूरिया का नामो-निशान नहीं था। क्या तुम्हारे लड़के ने मेरी बेटी के साथ ये सब? तुम्हें पता भी है मैंने इसे कितना समझा-बुझा कर पाकिस्तान भेजा था। इसे कितनी मुश्किल से यकीन दिलाया था कि खूबसूरत होगा। किसी ऐसे इंसान को जीवन साथी बनाना जिसे हम ज़्यादा नहीं जानते हों। मैंने इसे पहले से मोहब्बत करना सिखाया था। तुम्हारे बेटे ने राज़ रखा काफ़ी। बताओ इसने ये सब क्यों किया? उन्होंने थके-थके अंदाज़ में नफ़े में सर हिलाया था। मुझे नहीं पता नियाज़ी, इसने कहा है ये राज़ नहीं रखा। नूरिया पहले से जानती थी और अहमद से निकाह करते वक़्त इतनी शर्त रखी थी, वो पहली बीवी को तलाक नहीं देगा। कमाल नियाज़ी गुस्से से आग बगोला हो गए थे। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ या मेरी बेटी पागल है? तुम मुझे कोई कहानी सुनाओगे और मैं तो इस पर ईमान ले आऊँगा। मैंने अपने बेटे से भी यही कहा है यार। मैंने इसकी सारी बातों को भी झूठी कहानी ही कहा है। कमाल नियाज़ी भी थक कर इनके बराबर में बैठ गए थे। काफ़ी ने इन्हें बगौर देखा, अफ़सरदगी से, शर्मिंदगी से, बेबसी से। मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ या ये नहीं होना चाहिए था? शायद मेरा ख़ानदान ही तेरी बेटियों के लिए मनहूस है। हाँ भई, तुम्हारे तो मज़े हैं। एक नौकरी छोड़ती हो, दूसरी मिलती है। एक मेरा बेटा है, 2 साल हो गए हैं नौकरी ढूँढते, क्लर्क तक की जॉब नहीं मिली। वो औरत पड़ोस से आई थी, मलाइका के पास बैठी बातें कर रही थी। मैंने तुम्हारा बताया कि मलाइका को तो जल्दी नौकरी मिल गई है, तो हँस कर कहता है जो मलाइका के पास है वो मेरे पास तो नहीं है ना। वैसे तन से ठाटे मार के हँसी। मलाइका को तो तब चढ़ी थी, लेकिन ज़ब्त कर गई। वैसे बुरा ना मत मनाना, लेकिन तुम भी थोड़ा एहतियात से काम लिया करो। अब पर होगा तो कोई तो तोलेगा ना। कई बार रात को मैंने तुम्हें खुद देखा है गाड़ी में मर्दों के साथ आते हुए। आप कहना क्या चाहती हैं? धंधा करती हूँ मैं क्या? वो एकदम बुरी वो औरत सटपटा की थी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। 2 छोटे बच्चे और एक जवान बहन। मेरी ज़रूरत पूरी करने के लिए कौन यहाँ बैठा है खाला? वो सब जिनको मेरी जॉब करने या रात को देर आने पर एतराज़ है, इन्हें कहें मेरे घर का खर्चा उठाएँ। मैं घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकलूँगी। वो बोलती चली गई थी। अरे तुम तो बुरा मान गई, मेरा मतलब ये नहीं था। अब देखो ना, माशरा तो सवाल करता है ना। इस औरत के जाने के बाद भी बहुत देर वो इसकी बातें सुनती तपिश से चलती रही थी। ये पहली बार नहीं था। इस 7 सालों में वैसी बातें यही सारे इल्ज़ाम सुनती आई थी। कहने को आदत हो गई थी, लेकिन आखिर वो इंसान थी। एक हद के बाद इसकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती थी। कलीम काफ़ी इन दोनों पर बरस रहे थे। कहाँ से पढ़े लिखे लग रहे हो तुम दोनों? हो कौन तुम दोनों? गुंडे, मवाली, बदमाश? देखो खुद को और फैसला करो। अहमद ने फटे हुए कप से होंठ से बहते हुए खून को साफ़ किया था। हल्की आसमानी शर्ट पर दूर तक खून के दाग लगे थे। यही हाल अंसर का था, जो सोफ़े पर बैठा शोलाबाज नज़रों से उसे देख रहा था। अपने स्टालरे से पूछे, ये कौन है? दूसरों के घर घुस कर बदमाशियाँ करने के सिवा इसे कोई काम भी आता है? और अपने ये इस बड़े सूट बूट आइडल बेटे से पूछें कि अपनी गंदी ज़ुबान से
मगलू ज़ात बकने के सिवा से कुछ आता भी है। चुप उन्होंने रपटा था। कमाल न्याज़ी भी वहीं सर पकड़े बैठ गए थे। पुलिस को काफ़ी साहब ने ही समझा बुझा कर वापस भेज दिया था। इससे पूछे डैड इसने शुरुआत की थी। इससे पूछे जिसके नाम पर इसे मिर्चें लगी हैं कौन है वो? अंसर ने कलीम काफ़ी से कहा था ऐसी कौन सी नेक पारसा वो बीबी जिसके बारे में ये बात कोई नहीं सुन सकता। ऐसी भी वो नेक परवीन के यूँ चुप आगे से निकाह कर लिया है। मैंने किन आँखों से देखा था। मलाइका एक तरफ कुर्सी पर सर झुकाए बैठी थी। जब से ये सारा फ़साद मचा था अहमद ने इसका सर झुका ही देखा था और ये बात इसके लिए शदीद तकलीफ़ देती। उम्र तो को पिछले सालों में ये गाली सुनकर तकलीफ़ से बलबला उठा था। वो तो फिर कान जैसी औरत थी। अंसर जाने अनजाने इसके लिए जो अल्फाज़ इस्तेमाल कर चुका था इसके बाद वो खुद की नज़रों में ही गिर चुकी थी। एक लम्हे को इसकी नज़रें उठी थी तो मलाइका ने अहमद को देखते पाया था। इसकी नज़रें पानियों से लबालब भरी थी और सिर्फ आंसू नहीं इन दो मजबूर बेबस आंखों में और भी न जाने क्या कुछ तैर रहा था। गुस्सा था जो इसको खुद पर आ रहा था। खुद को देखते ही इंसान पर भी और अपने बेबसी पर भी। इसी लम्हे ये भी हुआ वो इस रिश्ते में बन गई थी और दुख था। और अहमद तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है। कोई अता पता नहीं कोई आगे पीछे नहीं। ऐसी कौन सी मुसीबत थी जो ये निकाह हुआ और यूँ निकाह चोरी छुपे ऐसे ताल्लुक को हलाल होते हुए भी गाली ही कहा जाता है। वो इन्हें देख रहे थे। वो बस यकदम मलाइका को देख रहा था। उसकी नज़रों से पूछ रहा था वो सवाल जिसका जवाब बस वो दे सकती थी। बताओ कौन है वो लड़की? बोलो। आज एक ज़ुबान है कल 10 और होंगी। किस किस को चुप करवाओगे? कहाँ तक मारपीट करोगे? बताओ। अहमद ने देखा इसने हौले से आंखें मूंद ली थी। अपनी जगह से हटा और मलाइका की तरफ बढ़ा था। इसकी कुर्सी के पास जाकर एक गहरी सांस भरी और हौले से अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया था। आहट पर आंखें खोलकर मलाइका ने इसे देखा और इसके आगे बढ़े हाथ को एक लम्हे का तौक़ुफ़ और उसने कांपते हाथ से का हाथ थाम लिया था। कमरे में मौजूद बाकी तीनों नफूस की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये मलाइका है। मलाइका अहमद काफ़ी वो औरत जिसके साथ खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर मैंने निकाह का तल्लुक़ जोड़ा था और अब भी किसी ने इस तल्लुक़ को गाली किया और समझा तो इस पर खुदा का अज़ाब और मेरा कहर बरसेगा। मसूद लहजे में कहता जिसका हाथ पकड़े कमरे से निकलता चला गया था। गाड़ी में मौत की सी खामोशी छाई हुई थी। अहमद चेहरे पर इंतहाई सख्ती के साथ लिए चुपचाप गाड़ी चला रहा था जबकि मलाइका इसके बराबर वाली सीट पर पुश से टेक लगाए खिड़की के बाहर देखे जा रही थी। इसकी गोद में रखे हाथों की कपकपाहट अहमद की नज़रों से पोशीदा नहीं थी। वो पथराई हुई नज़रों से मुसलसल शीशे के बाहर देखे जा रही थी। बिल्कुल खामोश। घर कहाँ है? कुछ देर बाद अहमद ने इस वहशतनाक खामोशी को तोड़ा था। मलाइका ने जैसे ही सुना नहीं था टटकी बांधे बाहर ही देख रही थी। मलाइका अहमद ने ज़रा ऊँची आवाज़ में कहा जी। वो यहाँ तक चौंक गई थी। घर कहाँ है तुम्हारा? इसने फिर पूछा तो मलाइका ने मुख्तसर एड्रेस बता दिया। अहमद इसी खामोशी से ड्राइव करता गाड़ी इसके घर के पास ले आया था। मलाइका खामोशी से नीचे उतरी। अहमद इसके पीछे अंदर दाखिल हुआ था। अपना और बच्चों का जितना भी ज़रूरी सामान है वो समेट लो बाकी छोड़ दो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो बरामदे में बड़ी चारपाई पर बैठा बोला तो मलाइका शशोपंश में मुब्तला इससे 2 कदम के फासले पर खड़ी थी। भाभी आप जल्दी आएँ। फरियाद अंदर से निकल कर आई और अहमद को देखते इसका जुमला अधूरा रह गया। बड़ी हौनक सी नज़र से वो बेचारी कभी मलाइका को और कभी अहमद को देख रही थी। फरियाद बेटे आप अपना ज़रूरी सामान पैक कर लो। कपड़े और किताबें वगैरह मैं आपको साथ ले जाने आया हूँ। मलाइका कोर्ट से मिसना देखते हुए इसने फरियाद से कहा। वो परेशान सी मलाइका को देख रही थी। हम में से कोई आपके साथ नहीं जाएगा अहमद। मलाइका ने धीरे से कहा क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ आपकी कागज़ी बीवी हूँ और बस। अगर आपका मुझ पर हक नहीं तो मेरा भी आप पर कोई हक नहीं है। आप मेरे या मेरी फैमिली के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। वो कहती चली गई थी। मलाइका अपनी जगह से खड़ा हुआ। आज अभी और इसी वक्त मैं कसम खा के कहता हूँ मेरा तुमसे बना या वो कागज़ी रिश्ता सबसे सच्चा है। खुदा की कसम मैं पूरी दुनिया के सामने इस बात का इकरार करने को तैयार हूँ कि तुम मेरी बीवी हो। किसी दबाव के बगैर किसी डर के बगैर किसी शर्त के बगैर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। कहता चला गया था। अब तुम इस कागज़ी रिश्ते वाले झूठ को एक तरफ रखकर मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहते? अहमद ने पूछा तो मैं आपकी पसंद नहीं हूँ अहमद। वो बोली तो अहमद में की आवाज़ में नमी सी घुल गई थी। मैं एक इंतहाई आम सी औरत हूँ जिसे दुनिया वाले ना तो सुहागन कहते हैं ना ही बेवा और 7 साल से मैं अकेली हूँ अहमद और दुनिया वालों की नज़रों में 7 सालों से मेरा किरदार एक सवालिया निशान है। मेरे 2 बच्चे हैं। फरियाद मेरी ज़िम्मेदारी है। शोहर ना जाने के ज़िंदा है या नहीं कोई पता नहीं। और सबसे बढ़कर अहमद मैं आपके बाप और भाई की नज़रों में एक धोखेबाज और फ्रॉड औरत के सिवा कुछ नहीं हूँ। कहती चली गई थी। आंसू भी सब इसके गालों पर बह रहे थे। मलाइका अहमद इसके ऐन में आकर खड़ा हुआ था। सारी दुनिया और दुनिया वाले गए भाड़ में। मुझे बस इतना बता दो कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं? अहमद ने इसके दोनों हाथ थाम कर पूछा था। मलाइका ने खाली नज़रों से उसे देखा। अगर नहीं तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें आज़ाद करने के लिए तैयार हूँ। खुदा की कसम इसके बाद कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। लेकिन वो कहता हुआ रुका था। मलाइका ने वाज़ेह तौर पर अपने हाथों पर इसके हाथों की गिरफ्त का मजबूत होता देखा था। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में है तो यकीन करो मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। दुनिया वालों के सामने हमेशा तुम्हारा ये ढाल बनकर खड़ा रहूँगा। मलाइका मुझे मेरे रब की कसम मेरे होते हुए कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा। वो बोला था। मलाइका ने फरियाल की तरफ देखा फिर इसके पीछे खड़े दोनों बच्चों को फिर अहमद को और नूरिया कमाल। इसने पूछा नूरिया कमाल को अहमद
हामी से कोई सरोकार नहीं है और ना ही कभी होगा, वो बोला था। मुझे 15-20 मिनट लगेंगे, मलाइका ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा था। डैड, आई एम सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पाई और कोई भी नहीं कर पाता। मोहब्बत से दस्तबरदार ही मौत होती है डैड, और जीते जी भला कौन ना मौत गले लगाता है। मैंने सोचा था कि जैसे आप ही ने शादी के बाद हार मान ली थी, वैसे शायद मैं भी मान लूँगी, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकती डैड। और आप ही की दफ़ा शायद आप ठीक होंगे, लेकिन मेरी दफ़ा आप भी धोखा खा गए हैं। जो आपने मेरे लिए चुना, वो कतई मेरे दिल की कदर नहीं करता था। सॉरी। उन्होंने एक बार फिर इसका छोड़ा हुआ खत पढ़ा था, साथ ही अहमद और मलाइका का निकाहनामा। दोनों चीज़ें सामने मेज़ पर फेंकते हुए उन्होंने सोफ़े की पोस्ट से टेक लगा ली तो आंखें मोड़ ली थी। डैड, प्लीज़ मेरी शादी अंसर से ना करें, मैं इसके साथ खुश नहीं रह सकूँगी। इसकी समातों से हुरिया की आवाज़ टकराई थी। अंसर तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है हुरिया, मेरे साथ बेकार की बहस मत करो। डैड, प्लीज़ डैड, आई लव समवन एल्स। वो शायद रो रही थी। हुरिया कली मेरा दोस्त है और मुझे अपने बिज़नेस में इसकी दोस्ती की ज़रूरत है। इसने खुद मुझसे तुम्हारा रिश्ता मांगा है और मैंने इसे हाँ कर दिया। और इन्हें याद आ रहा था कि माज़ी में वो पहले अपनी बेटी की दफ़ा भी कैसे पत्थर बन गए थे। डैड, हुरिया की सिसकियाँ बढ़ती जा रही थी। डैड प्लीज़, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। नूरिया की आवाज़ के साथ उन्होंने एकदम आंखें खोल दी थी। दुआन इसके लबों से फिसला था, साथ ही उन्होंने अपना मोबाइल उठाया था। दुआन का नंबर मुसलसल बन जा रहा था। वो एक एक करके इसके सारे कॉन्टैक्ट नंबर मिलाते जा रहे थे, सभी बंद थे। थक कर उन्होंने किसी और का नंबर मिलाया था। जी बॉस, दुआन का पता लगाओ कहाँ है। उन्होंने कहा, दुआन पिछले 3 दिनों से नेटवर्क से बाहर है बॉस, तो ढूंढो इसे किसी भी तरह। वो चलाए थे। सॉरी बॉस, लेकिन दुआन को हम क़यामत तक नहीं ढूंढ सकते, सिवाय इसके कि वो खुद अपना पता दे दे। वो दूसरी तरफ से कहकर कॉल काट दी गई थी। देखा डैड, मैंने कहा था ना, आपका लाडला सपूत अपनी बेगम साहिबा और इसकी आल औलाद को ही लेने गया और ऐसा ही हुआ। देख लें। अंसर के चेहरे पर नागवारी ही नागवारी थी। बाबर बच्चों को इनके कमरों में छोड़ा। अहमद ने इनकी अनसुनी करते हुए मुलाजिम से कहा था। वो सारे लाकर ऊपर की तरफ बढ़ गए थे। जाओ। मलाइका ने धीरे से फरियाल के कानों में सरगोशी की थी और चुपचाप वो दोनों बच्चों को लेकर ऊपर चली गई। अहमद कौन है? ये कलीम साहब जैसे ठहर से गए थे। मेरी बीवी। फैमिली कहाँ है इसकी? उन्होंने पूछा था। फैमिली तो है ही नहीं। इसकी डैड 7 सालों से अकेली धक्के खा रही थी। शोहर कब का जान छुड़ा कर चला गया था, फिर मुड़कर देखा नहीं। ये किन हालों में है अब, खुदा जाने कहाँ है, या खुदा जाने इसका कोई शोहर था भी या नहीं। अंसर फुल टाइम पर रहा था। भाई पास एक लफ्ज़ भी नहीं अहमद आ रहा था। अगर तूने इससे निकाह कर लिया तो नूरिया से शादी के लिए क्यों हामी भरी थी? कलीम साहब ने पूछा था। अहमद ने एक लंबी सांस भरते हुए उन्हें सब बता दिया। चाहे वो इस पर यकीन करे या ना करे, सब कुछ शुरू से लेकर आखिर तक, एक्सपो से लेकर नूरिया से निकाह तक, नूरिया सब जानती थी डैड। इसे सब पता था। मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था कि वो मुझे कभी ना कभी तो ब्लैकमेल ज़रूर करेगी, लेकिन इतनी जल्दी करेगी ये मैंने नहीं सोचा था। वो कहता चला गया। नूरिया कहाँ है? उन्होंने पूछा था। पता नहीं। फिर उसके आपस के रिश्ते का क्या बना? उन्होंने फिर पूछा था। इसे मुझसे कोई रिश्ता नहीं बनाना था डैड, वो सिर्फ अपने डैड के मजबूर करने पर पाकिस्तान आई थी। इसे बस मुझसे छुटकारा हासिल करने का कोई एक मौका चाहिए था, जो कुदरत की सितमज़रफ़ी कह लें इसे, कि पाकिस्तान आते ही मिल गया था। अहमद करीम साहब ने एक लंबा सांस भरकर उठ कर खड़े हुए थे। मलाइका नामहसूस अंदाज से अहमद के पीछे खो गई थी। जब मैंने पूछा था कि तू नूरिया से शादी करेगा, तब मुझे क्यों नहीं बताया? वो पूछ रहे थे और अहमद जब नहीं रह सका, बोल नहीं सका था, कह नहीं सका था कि बस ये मेरी ही गलती थी डैड, बस यही खता हो गई थी। अहमद, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जब इससे निकाह कर लिया था तो मुझे क्यों नहीं बताया? वो मज़ीद 2 कदम आगे आया था। अहमद का झुका सर उठ नहीं सका था। अहमद इनका जनाटेदार था, पर अहमद के गाल रंग गया था। मलाइका का रंग फ़क हो गया था। मैं डर गया था डैड। अहमद ने अटक अटक कर कहा था। किससे? सबसे, आपसे, भाई से, अपने आप से। वो बोला था। डैड, मुझे बस अपने आप को सुरखरू करना था। मुझे बस आपको मुतमिन करना था। मुझे बस भाई से माफ़ी मांगनी थी। मुझे बस एक बार फिर अपने लिए बद किरदार नहीं सुनना था। अंसर की बर्दाश्त खत्म हुई थी। लेकिन तू वही है अमर, वही जो तू अपने लिए नहीं सुनना चाहता था, बद किरदार। वो लम्हा भर कर रुका था। मुझे तो इस बात का भी यकीन नहीं है कि तेरा और इस लड़की का निकाह हुआ भी है या नहीं, क्योंकि तेरे जैसों को निकाह जैसे पाकीज़ा बंधन की क्या ज़रूरत है? अहमद, खामी तुझे जैसा शैतान इसके बगैर अपनी हौस पूरी कर लेता है। अहमद हार कर बोला था। मैं शैतान नहीं हूँ। अहमद अपनी पूरी कुव्वत से चीखा था। शैतान यही कहता है। अहमद नफ़रत से बोला था। भाई, अहमद ने एक आखिरी कोशिश करना चाही थी। मैं किसी बदकिरदार इंसान का भाई नहीं हूँ, अंसर ने कहा, और मैं आज आखिरी बार कह रहा हूँ कि मैं बदकिरदार नहीं हूँ। 2 कदम चलकर अंसर के सामने आया था और ख़बरदार जो आइंदा मेरे लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो। वो डट कर अपने भाई के सामने खड़ा था। 5 साल बीत गए हैं। इसे अपने लिए ये काला लफ्ज़ सुने। 5 सालों से वो अपने बाप के सामने नज़र नहीं उठा पा रहा था। बस हो गई थी इसकी। जो जुर्म इसने किया ही नहीं था, इसकी सज़ा वो पिछले 5 साल से भुगत रहा था। और एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अहमद, काफ़ी, आज तो मर जाए तो मैं तेरी कब्र के कुत्ते पर लिखवा दूंगा। बदकिरदार। अंसर ने नफ़रत से इसके मुंह पर थूक दिया था। और बस एक लम्हा, बस एक पल, अहमद का ज़ोरदार मुक्का अंसर की नाक तोड़ गया था। मैं बदकिरदार नहीं हूँ। इसने अंसर के मुंह पर दूसरा मुक्का मारा था। अहमद, बड़ा भाई है वो तेरा। कलीम सा काफ़ी सुन खड़े रह गए थे। मलाइका ने बड़ी हिम्मत करके अहमद का बाजू थामा था। अंसर की नाक और मुँह से खून निकलने लगा था। चल फिर बता मुझे कि तूने इस रात मेरी बीवी को अपने कमरे में क्यों बुलवाया था? अंसर चिल्ला था। खुदा की कसम, मैंने नहीं बुलाया था, खुद आई थी। अहमद ने इससे भी ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बोला था। सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार-बार वो मेरे रास्ते में
आई थी, बार-बार मेरे कमरे में आई थी। खुदा की कसम मैंने खुद इसे नहीं कहा था, वो यहाँ खुश नहीं थी, इसे यहाँ आना ही नहीं था। इसे आपसे शादी करनी ही नहीं थी, वो सिर्फ़ अपने डैड के मजबूर करने पर आमादा हुई थी। अहमद कहता चला गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे नूरिया। वो थके से लहजे में कहता, सर झुका कहता, अंसर इसके सामने बूत बना खड़ा था। मैं आपका खून हूँ डैड, मुझे भी इसी माँ ने जन्म दिया जिसने अंसर भाई को दिया, जिसने एहसन को जन्म दिया, तो फिर मैं ही बदकिरदार क्यों? मैंने अपने 21 साल आप दोनों के साथ गुजार दिए डैड। क्या इन 21 सालों की कोई गवाही नहीं? करीम साहब ने इसकी आवाज़ की नमी को महसूस किया था, धीरे से चलता हुआ अंसर के बिल्कुल सामने आ गया था। फिर हौले से अपने दोनों हाथ इसके सामने जोड़ दिए। हालांकि मेरा खुदा गवाह है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ भाई, मुझे माफ़ कर दें। हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन फिर भी आपके नज़दीक मैं कसूरवार हूँ। माफ़ कर दें मुझे, खुदा की कसम है, मैंने कोई बदकिरदारी नहीं की, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। और बाकी वो रो रहा था। अंसर बस साकित नज़र से देखता रहा। कलीम में काफ़ी बेजान होकर सोफे पर गिर गया। अहमद ने मलाइका का हाथ पकड़ा, मजबूती कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ता गया था। पूरा आसमान काले बादलों से भरा पड़ा था। तरफ अंधेरा खूब अंधेरा था। दूर कहीं वक्फे से बादलों की गिरज सुनाई दे रही थी। घड़ी रात के 11 बजा रही थी। दोनों बच्चे फरियाल के दाएं बाएं गहरी नींद में सो रहे थे। फरियाल बेचारी भी आखिर कब तक जागती, धीरे धीरे से उस पर भी नींद उतरती जा रही थी। बादल जब एकदम जोर से गरजा, बच्चे सहम कर फरियाल के साथ सिमट गए थे। साथ वाले कमरे में अहमद खिड़की के पास खड़ा था, दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले हुए थे, बिल्कुल खामोश मुलायम से कुछ फासले पर पड़े सोफे पर एक सिरे पर बैठी हुई थी। बादलों की घन गिरज बढ़ती जा रही थी। बिजली कड़की। कमरे में यकायक रोशनी से फैली तो अगले ही लम्हे पानी की एक बूंद खिड़की के शीशे पर गिरी थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो भी ऐसे एक रात थी, स्याह काली, खौफनाक, वहशतनाक। इस कमरे में इस खिड़की के पास बारिश होने लगी थी। मैं इसे बंद करने उठा था जब वो मेरे कमरे में आई थी। वो हुरिया कमाल न्याज़ी बड़ी बहन, बड़ी बेटी, अंसर भाई की बीवी। अहमद कहता चला गया था। मलाइका से ज़ोर रोकना चाहती थी, कहना चाहती थी कि अहमद मुझे ये सब नहीं सुनना, लेकिन अहमद शायद इसे सब सुनाना चाहता था। अंसर भाई के साथ खुश नहीं थी, शादी के 1 साल बाद भी खुश नहीं थी, इसे वापस जाना था। वो इस रात भी मुझसे ये कहने आई थी जो इस रात से पहले हज़ारों बार कह चुकी थी, अहमद प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो कुछ देर रुका था। खिड़की का शीशा पानी की बूंदों से भरता जा रहा था। बादल वक्फे वक्फे से गरज रहे थे। मैंने इस रात भी इसे वही जवाब दिया था जो हर बात देता था, आई एम सॉरी भाभी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप अहमद अंसर भाई से बात करें, वो मेरी बात नहीं समझता। अहमद इसके साथ खुश नहीं है, मुझे वापस जाना है। न जाने वो खुश क्यों नहीं थी। अहमद रुका। कमरे में हवस बढ़ती जा रही थी। मलाइका को लगा जैसे अहमद को सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो। अहमद मलाइका ने इसे रोकना चाहा, लेकिन अहमद आज शायद सब कुछ कह देना चाहता था। आई एम सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने इसे एक बार फिर इनकार कर दिया। वो मेरे पास आ गई, बहुत पास मेरे हाथ पकड़ लिया, मेरे सीने पर अपना सर रख दिया और रोने लगी। इसके आंसू मेरी शर्ट भिगो रहे थे। वो मुसलसल मेरे साथ लगी थी। अहमद प्लीज़, इसने मेरे गिर्द हिसार बनाया था। और तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। अहमद ने एकदम खिड़की खोल दी थी। हवा के तेज़ झोंकों के साथ ही बारिश की बौछार अंदर आई थी। इसका चेहरा भीगता चला गया। अंसर भाई थे। उन्होंने बस ये देखा कि मैं इनकी बीवी को अपनी बाहों में लिए खड़ा हूँ और अहमद की जैसे बस हो गई थी। मलाइका की आंखें खुद ब खुद आंसू से भर गई थी। बारिश तो बरस रही थी। अहमद हनूस खिड़की के पास खड़ा था। हनूस भीग रहा था। कोई गाली ऐसी नहीं थी जो मेरे लिए इनके मुँह से न निकली हो। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ ज़ख्म न आया हो। थप्पड़ मुके मेरे कमरे का कलीन सुर्ख होने लगा था। फिर डैड आ गए। उन्होंने बमुश्किल भाई का हाथ रोका था और वो बस रोते हुए यही कहे जा रहे थे कि देखिए अंसर, इसने मेरे साथ क्या किया। मलाइका को इसकी आंखों से बहते आंसू साफ नजर आ रहे थे। पता है इस रात मेरे भाई ने मुझे क्या कहा? बदकिरदार भाई होते हुए ऐसी नीच हरकत, तुझे शर्म नहीं आती मेरी बीवी के साथ ये करते हुए? अहमद बेकार, तेरी माँ जैसी तेरी भाभी, और तू लानत है, तेरी औकात ही है, तो जानवर सिर्फ बतर है, यहाँ वहाँ मुँह मारता है, राल टपटाता है, बदनीयती दिखाता है और अमानत में खयानत करता है। तेरी औकात यही है, बदकिरदार। वो आंसू से रो रहा था। मलाइका उठ के इसके पास आ गई, धीरे से इसका हाथ पकड़ा था। हालांकि मैं बदकिरदार नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया था। वो सुर्ख आंखों के साथ इसकी तरफ मुड़ा था। 5 साल गुजर गए थे, आज भी कोई मेरा यकीन नहीं करता। आज भी सब मुझे मलाइका ने इसकी बात करती थी। हमें मुझे आप पर यकीन है। यकीन है आपने कुछ नहीं किया। 5 सालों में वो वाहिद थी जो इसे सच्चा कह रही थी, जो इसे बेकसूर मान रही थी। देखिए आंसर, इसने मेरे साथ क्या किया। न जाने कब से वो टेरेस की तरफ खुलने वाले अपने कमरे के दरवाजे की दहलीज पर बैठा था। न जाने कितनी ही सिगरेटें फूंकती थी। जब कमरे में धुआं घुटन के बाद सांस लेना दुश्वार हो गया तो दरवाज़ा खोल दिया। बारिश अपने जोरों पर थी। हवा के जोर पर पानी की बुछारी से अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। देखिए आंसर, इसने मेरे साथ क्या किया। वही एक आवाज़ में ज़बरदस्त शोर, भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अमर की आवाज़ चीखें से इसके आंसर, छोड़ रहे हैं इसे, इसे छोड़ दे। कलीम खाफी की आवाज़ ने कस की आंखें मूंद ली थी। इस मातों के पर्दों पर इन तमाम आवाज़ों में एक आवाज़ अली की भी थी, मुसलसल लगता हुआ अली। अंसर ने एकदम आंखें खोल कर बेड की तरफ देखा। वो बच्चा कंबल में सुकड़ा पड़ा था। डैड मैंने कुछ नहीं किया। अहमद बस यही कहे जा रहा था। वो तो पिछले 5 साल से यही कह रहा था। इसने तो आज भी यही कहा था, भाई मुझे माफ़ कर दे। कसूरवार होते हुए भी वो इससे माफ़ी मांग रहा था।
तुम खुश होने से याद आया, इसने कितनी बार हुरिया से पूछा था, लेकिन वो हर बार चुप कर गई थी। हुरिया आई लव यू उसने कितनी बार कहा था, लेकिन तुम्हारी बीवी ने तुमसे कितनी बार कहा कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। हमसे कलीम खामी कोई इसे पूछ रहा था, तुम इसे शादी के लिए मादा थे, तुम्हें कैसे पता कि वो भी तुमसे शादी के लिए राजी है। तुमने इससे कभी पूछा? आवाज़ ऊंची होती जा रही थी। इसे कभी खुश देखा तुमने? अंसर खाफी कभी हंसते हुए देखा, कभी एक बीवी वाली आसूदगी देखी इसके चेहरे पर? कभी इसे पूछा कि हर वक्त इतनी खामोश क्यों रहती हो? इसने जब कहा कि अंसर मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए, तब तक इससे पूछा क्यों, किस लिए? इसे लगा कि आवाज़ इसके कान फाड़ देगी। ठंडी हवा के थपड़ों के बावजूद उसका चेहरा पसीने से शराबूर था। 5 साल पुरानी इस काली रात का मंजर जैसे इसकी आंखों में जिंदा हो गया था। सिसकते हुए हुरिया, कमाल और खूनम खून अहमद काफ़ी। अंसर रुक जा, कहाँ जा रहा है? वो हुरिया का हाथ पकड़ के इसे कमरे से निकला था। आंखों में खून उतरा था। बरसती बारिश में इसलिए गाड़ी में आन बैठा था। अंसर हुरिया की सिसकी आंखों में बदल गई थी। गाड़ी हवा की रफ्तार को मात दे रही थी। आंधी तूफान अपने जोरों पर था। फिसलन सदा कोल तारीखी सड़क पर गाड़ी एकदम फिस रही थी। अंसर हुरिया की चीख गाड़ी पे काबू हुई थी और नीचे कीचड़ में उतर गई थी। हुरिया का सर शीशे से टकराया था। कोशिश के बावजूद वो स्टेयरिंग को घुमा नहीं सका था। फुल स्पीड गाड़ी पूरी कुव्वत से इलेक्ट्रिक पोल से जा टकराई थी। अंसर वो हुरिया की आखिरी चीख थी जो इसने सुनी थी। बस इसके बाद सन्नाटा ही सन्नाटा था। वो बड़ी देर से मोबाइल स्क्रीन नज़रों के सामने किए टेरेस पर कुर्सी पर बैठा था, टांगें सीधी करके सामने टेबल पर रखी थी। स्क्रीन पर किसी लड़की की तस्वीर थी। इसे पता ही ना चला नूरिया कब से इसके पीछे आन खड़ी थी। इसे दान के पास आए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। मुसलसल नेटवर्क के बाहर था वो। कमाल न्याज़ी अभी तक इसे ढूंढ नहीं सका था। नूरिया धीरे धीरे से इसकी मोबाइल के इसकी उंगलियों से खींच लिया था। पिछले आधे घंटे से तुम इस लड़की की तस्वीर देख रहे हो, क्या है इसमें? नूरिया धीरे से मुस्कुराते हुए इसके सामने कुर्सी पर बैठ गई थी। नूरिया, ये लड़की कौन है? इसने पूछा था। मोबाइल तुम्हारा, तस्वीर तुम्हारी, मुझे क्या पता? वो हंसी थी। ये वही तस्वीर है जो तुमने अपने निकाह वाली रात मुझे भेजी थी, दान ने कहा था। अच्छा, अब क्या? नूरिया ने दोबारा मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा था। कौन है ये? दान ने दोबारा पूछा था। तुम्हारे लिए जाना कितना ज़रूरी है? नूरिया ने कहा। फिर भी वो बोला। नूरिया ने इसे सिर्फ अपने और अहमद के निकाह के बारे में बताया था। बाकी का खेल वो छुपा गई थी। अहमद की कुछ लगती थी ये, अब मुझे याद नहीं है, नूरिया ने कहा। दान समझ गया था वैसे हकीकत नहीं बताना चाह रही है। वैसे दान, ज़रा गौर से देखा। नूरिया ने मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया था। इसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी तुमसे मिलती है। वो शायद मजाक कर रही थी, लेकिन दान एकदम चौंक गया था। वो 2 हफ्तों से इस लड़की की तस्वीर को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसे लगा शायद इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है, मगर कहाँ कुछ याद ना आया। पिछले 7 सालों की हर लड़की इसे याद थी, लेकिन अब नूरिया के कहते वो चौंक गया था। जब से मोबाइल पकड़ा तस्वीर देखी, वो वाकई से मिलती जुलती थी। दान, कहीं तुम्हारी कोई हमशक्ल तो नहीं? नूर मुसलसल हंस रही थी, या फिर कोई दूर पार की रिश्तेदार बोलती जा रही थी, या फिर तुम्हारी कोई बहन? नूरिया के कहते इसके जहन में झमाका सा हुआ था। छोड़ दो इसे, खुदगर्ज इंसान, छोड़ दो माजी की कई यादें। भाभी मुझे बचाएं प्लीज़, भाई मुझे छोड़ दे। इस कमसिन लड़की की रोने की आवाज़, फरियाद इसके लबों से निकली हुई सरगोशी नूरिया तक नहीं पहुंच सकी थी। द गर्ल इन दिस हाउस, इसे कमाल न्याज़ी का मैसेज आया था, साथ एक एड्रेस भी था। मैं और नूर आपको वहीं मिलेंगे। इसने जवाबी टेक्स्ट किया था। कमाल न्याज़ी इसी वक्त काफ़ी हाउस चले आए थे। अंसर भी वहाँ पहुँचा हुआ था। इसके चेहरे से लग रहा था कि कुछ हुआ है। मलाइका और बच्चे फरियाल समेत सब हंस पे आते थे। इसकी गाड़ी देखते ही ऊपर नज़र बंद किए गए थे। अहमद सताया सा चेहरा लिए सिंगल सोफे पर बैठा था। कमाल न्याज़ी क्रीम काफ़ी के बराबर में बैठ गया था। कोई परेशानी है? कमाल रानी की रंगत थोड़ी सी थी। नहीं तो वो बोले। नूरिया का कुछ पता नहीं चला अंकल? अंसर ने पूछा था। थोड़ी देर में पता चल जाएगा, वो बस दिल ही दिल में कह गए थे। कुछ ही देर बाद चाय आ गई थी। फिर गेट के बाहर किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया था। रात के 9 बज रहे थे। कमाल न्याज़ी के माथे पर पसीना पर आया था। कमाल चाय क्रीम काफ़ी ने याद दिलाया था। तभी कदमों की आहट आई, दरवाज़ा खोला था। वो नूरिया कमाल ही थी और उसके पीछे ब्लैक जॉगर्स, ब्लैक जीन्स, ब्लैक जैकेट। वो कौन था? नूरिया, मेरे बच्चे। कमाल न्याज़ी ने 2 कदम आगे उठा जब दयाने ने उंगली के इशारे से रोक दिया था। वो लड़की कहाँ है बॉस? सास इससे ने पूछा था। कौन सी लड़की? हलीम अफरी के मुँह से निकला था। ये किस लड़की की बात कर रहा है? कमाल, कौन है ये? उन्होंने फिर से पूछा था। वो कहाँ है? वो लड़की अहमद की कज़न है। कमाल न्याज़ी के लबों से निकला था। तुझे इससे क्या सरोकार? करीम काफ़ी हैरानगी से बोले। कमाल न्याज़ी ने नज़र झुका ली। वो लड़की बहुत से दुआ ने दोबारा पूछा था। कमाल, तूने अपनी बेटी के बदले इस लड़की का सौदा कर लिया? करीम काफ़ी शर्श रह गए थे। अहमद 2 कदम चल कर दयान के सामने आया था। कौन हो तुम? इसने पूछा। दयान ने जैकेट की जेब से पिस्तौल निकाली और नूरिया के सर पर रखती थी। वो लड़की कहाँ है बॉस? दयान ने कहा। नूरिया दम पर खुद रह गई थी। अहमद ने तासिफ से इसे देखा था। इसके लिए वक्त चाहिए था ना तुम्हें, ताकि किसी तरह तुम्हारे सर पर पिस्तौल रख सकता। वो बोला। नूरिया की आंखें दबा गई थी। ऊपर है, करीम साहब के पीछे खड़े अंसर ने कहा था। अहमद ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। फरियाल, दयान इसे आवाज़ दी थी। फरियाल, वो आवाज़ इन चारों ने सुनी थी। ये कौन है? फरियाल चौंक कर गई थी, जबकि मलाइका वो तशश्त सी थी। फरियाल, आवाज़ दोबारा आई। फरियाल एकदम उठी थी। फरियाल रुको। मलाइका इसके पीछे दौड़ी थी। फरियाल भागती हुई सीढ़ियाँ नीचे उतर आई थी। लॉन्च में शतरत
कुंज सजी हुई थी। सब इसे देख रहे थे। दान इसे देखकर दंग रह गया था। बस तो नीचे करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। फरियाल अनजान सी नजर से देख रही थी। वो चलता गया, फिर सीढ़ियाँ चढ़ गया। 1 2 3 फरियाल के पास से गुजर गया। शतरंज के सारे मोहरे एकदम हैरान हुए थे। वो फरियाल से 2 कदम ऊपर खड़ी मलाइका के सामने आ रुका। वो बड़ी बड़ी नजरों से देख रही थी। मलाइका दान के लबों पर बुलबुल से अटक कर रह गए थे। तुम आखिरकार। वो तो जैसे पत्थर का बूत बनकर रह गई थी। सारे बदन का खून गोया निचोड़ लिया गया था। अब जट पड़ती रंगत हल्दी जैसी चेहरे से देख रही थी। देखो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। देखो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया ना। वो जैसे भूल चुका था कि वो कहाँ है, क्यों है और इसके अलावा वहाँ कौन कौन मौजूद है। वो तो हर शय भुलाए बस ऐसे ही देखता जा रहा था। मैंने फरियाल की तस्वीर देखी तो वो सूरज आने पहचानने लगी। मैं बहुत दिनों से ये याद करने की कोशिश कर रहा था मैंने इसे पहले कहाँ देखा। कई रातें मैंने इस कश्मकश में गुजारी, लेकिन आखिरकार मैंने ताने बाने जोड़ ही लिए। मलाइका देखो मैंने तुम तक पहुँच के। मलाइका ने लंबी सांस भरी थी, लेकिन अब देर हो चुकी है। दान ने सख्ती से नफी में सर हिलाया था। मेरे और तुम्हारे मुकद्दर में मिलन था ही नहीं। हरगिज़ नहीं, ऐसे मत कहो। वो शिद्दत से बोला था। ऐसे ही है ध्यान, ऐसे ही है। सब खामोश तमाशाई बने सीढ़ियाँ चढ़ते इन दोनों नफूस को देख रहे थे। कल कोई और था जो तुम्हारी और मेरी मोहब्बत के दरमियान पहाड़ बना खड़ा था। आज भी कोई और है। वही का वही फहद। इसने नासमझी से अंदाज में सर हिलाया था। इसकी बात क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो वो मर चुका है। वो इससे मोहब्बत करने लगी थी। उसके शोहर का दोस्त था, जिगरी दोस्त, वो जिस पर इसका शोहर आंखें बंद करके मान ले आया था। दान। वो दोनों साथ काम करते थे। फहद कलीन काफ़ी की फैक्ट्री में काम करता था और वही इसकी दान से दोस्ती होती। दोस्ती गहरी होती चली गई थी। कई बार वो इसके साथ घर आया था, इसलिए इसने मलाइका को देखा था। इससे पहले बार मिलने में वो जान गया था कि वो इसके साथ खुश नहीं थी। वो नसीबों से तंग थी। तकदीर ने हमेशा इसके बारे में ही डंडी मारी थी। पहले माँ बाप के साथ गुर्बत देखी, फिर इनके पास शोहर के साथ भी यही हाल रहा। फैक्ट्री के मुलाजिम की तनख्वाह ही क्या होती है? 7 बच्चे और 1 नंद। वो सर ढांपती तो नंगे पैरों को देख कड़कती रहती, जलती खपती और नसीबों को कोसती रहती। ऐसे में दान आया, सब कुछ बदलने लगा था। औरत का मकनातीस तो पत्थर को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कमज़ोर सा इंसान क्या शय था? बेईमानी और कमजोरी इसकी सरशर्त में थी, तो फिर फल कौन खाने से इनकार करेगा? इसी की तरफ थी मलाइका। बहुत ज़्यादा खुश थी। रंग रंग के कपड़े, जूते और एक हीरे की अंगूठी। वो जो कलीम खाफी के हीरे मोती काले से सफ़ेद करता था, इसके लिए एक हीरे की क्या औकात थी। पर इस 2 बच्चों की माँ के लिए वो हीरा था जो इसके जौहर से ज़्यादा चमकदार था। मेरा तुम बनकर गुजारा नहीं है दान। मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती। मुझे अब इसके साथ से घिन आती है और इसके घर में घुटन महसूस होती है। मुझे पार लगा दो दान, मुझे पार लगा दो। फहद को नशे की लत पहले भी थी, पर यूं ही कभी कभार इससे अच्छा महंगे से महंगा नशा इसे दान ने फराहम किया था। दुनिया की सबसे घटिया लत जुआ। बस कुछ दिन इंतज़ार करो, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे। बस थोड़ा सा इंतज़ार। उसके लम्स महसूस करती नशे में धुत फहद के पास खड़ी फरियाल को बताती कि कैसे इसका भाई से मारता है और कितना जुल्म करता है। वो दोनों तो जो भी कुछ चाहते थे तकदीर ने से वैसा ही खेला था। कलीम काफ़ी दान को काम के सिलसिले में अपने साथ बाहर ले गए थे। फहद का नशा टूट रहा था, लेकिन इसके पास नशा था और ना ही इसे खरीदने के लिए रकम। वो इससे रात जुआ खेलने गया था। फरियाल को हार गया था। इस रात जब फरियाल को इससे बचाते बचाते मलाइका ने इसके सर पर वार किया। इस घर को छोड़ने से पहले वो जान चुकी थी कि नशे से ख़त्म हो चुका है। इसका शोहर खोखला दरख्त बन चुका है जो एक ही वार में कट कर ज़मीन बोझ हो चुका है। इसे पता था वो बेवा हो चुकी है और साथ ही अपने शोहर की कातिल भी बन गई है। दान से कोई राब्ता नहीं होता भी तो शायद वो इस लम्हे घर से निकल जाने को ही तरजीह देती थी कि कत्ल इसके नाम नहात मोहब्बत को भी धुआं बनाकर हवा में तहलील कर चुका था। तो वो सब झूठ था। आपने अपने मेरे भाई को। फरियाल कांप रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि माँ जैसी भाभी ने इसके साथ ये सब किया। वो खड़े खड़े से चकरा गए थे। आपने मेरे भाई को मार डाला। आपने मुझे बर्बाद कर दिया। हालांकि बल चढ़ाए थे वो तुम्हें किसी और को हार चुका था। फरियाल वो जो जवारी और शराबी इंसान हो तुम्हारी क्या हिफाजत करता। मलाइका ने रुझान से कंधे पर हाथ रखना चाहा, जिससे उसने दर्शनगी से झड़क दिया था। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। ने शराबी और जवारी आपने ही बनाया था। आप थी जिसने एक बहन के भाई के दिल में भाई के लिए और 2 मासूम बच्चों के दिलों में इनके लिए बाप के लिए नफरत डाली। आपने ही बर्बाद कर दिया सब कुछ। आपने सब किया। बस दान ने सख्ती से कहा था। दूध का दूल्हा नहीं था वो, कोई छोटा बच्चा नहीं था कि किसी के लगाए की राह लग जाता। बकवास बंद करो अपनी। वो जोर से चिल्लाई थी। तुम भी अपनी बकवास बंद करो। वैसे ही जवाब में चलाया था। दान कमाल ने ऐसे आगे बढ़े थे। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें इस लड़की तक पहुंचा दूं तो मेरी बेटी को लौटा दो, कि मेरा और तुम्हारा मामला खत्म हो चुका है। अब तुम जानो ये सब जाने। वो कहकर मुड़े और सख्ती से नूरिया का बाजू पकड़ कर खींचा था। चलो नूरिया डैड शट अप। वो जोर से धाड़े से किस थे वहाँ से रह गए थे। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढा, मारा मारा फिरता रहा, तुम मिली ही नहीं। मलाइका यकीन कर, मैं तुम्हारी तलाश में सारी रात जागता रहा। राहत पर तुम्हारे इंतजार में इसकी आंखों में देखता रहा। कहता चला गया चलो ये आजमाइश खत्म हुई, हमारा इंतजार खत्म हुआ, इम्तिहान खत्म हुआ। अब मैं और तुम, हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा। चलो मेरे साथ। अभी हमर के जोर से हंसने की आवाज़ पर उसने चौंक कर देखा था। उसे देखता कहका लगा रहा था। अब जानता है मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। तेरे पर क्या क्या जुर्म है। पहले तूने मेरी बीवी को
बस जाम में रखा, इतने दिन तक इसे यरगमाल बनाए रखा, फिर मेरे ही घर में इस असले के साथ घुसा और मेरी बीवी के सर पर बंदूक रखी। इसके बाद अब मेरी ही बीवी को कह रहा है कि चल मेरे साथ। दान असमझी के अंदाज में उसे देखने लगा था। हाँ, मैं हमारा काफ़ी मलाइका का शौहर हूँ, वो चबा-चबा कर बोला था। दान ने बेयकीनी से मुड़कर मलाइका देखा था। मलाइका से देख रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना दान, मैं और तुम अभी बहुत दूर हैं। तुम्हारे और मेरे बीच आज भी कोई और मौजूद है। और वो बहुत देर तक स्पॉट चेहरे से उसे देखता रहा था। फिर यकदम नफ़े में सर गर्दन हिलाया और पलटा था। नहीं मैं सर, वो सब नहीं होने दूँगा जो सालों पहले हुआ था। अब की बार मैं तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने दूँगा। इसका हाथ शर्ट के नीचे रेंगता क्या था। अहमद ने देखा, वो पिस्तौल निकाल चुका था। इसके निशाने पर वो ही था, वो खुद ही था जो इसके हलक में अटका काँटा था। दान की उंगली ट्रिगर पर थी जब इसने अंसर को अपनी निगाह से हिलते देखा था। गोली चल गई थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में अंसर इसके सामने था। अंसर इंतहाई अ, निकाशत के वार्ड में था। अहमद वही कॉरिडोर में मौजूद थे। डॉक्टर इसकी हालत के बारे में ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं थे। गोली फेफड़ों को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर चुकी थी। इसे अभी तक होश नहीं आया था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे जल्द अज इस्लाहों की वीडियो चाहिए। मेरे घर में घुस कर आया, मेरे बेटों पर गोली चलाई। मुझे कानून ने इंसाफ नहीं दिलाया तो मैं बहुत बुरा करूँगा सबके साथ। कलीम काफ़ी सब साहब बेटे की हालत देखते हुए रो पड़े थे। वो नालियों में जकड़ा बेबस बिस्तर पे पड़ा था। भाई ने ये सब ठीक किया। अहमद वही इनके पास शीशे के पास खड़ा देख रहा था। एक तरफ तो इतनी नफरत, इतना गुस्सा, में शक्ल देखने के लिए रवा दवा नहीं थे, और दूसरी तरफ यूँ मेरी मौत को गले लगा लिया। उन्होंने गर्व से इसे देखा था। मांस भी नाखूनों से जुदा होता है। भला इसने बाप को देखा जो बूढ़ी आंखों से इसे देख रहा था। इसे पता था तू बेकसूर है। इसे पहले दिन से पता था। बस इसे गवाही चाहिए थी, किसी ऐसे इंसान की गवाही जो उसके दिल के फैसले पर मोहर सबत कर दे। उसे कलीम खाफी ने दे दी थी। अहमद ना समझी के अंदाज में बाप को देख रहा था। हाँ, खाफी जानता था कि वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती। हुरिया वैसे ही जैसे इसे पता था कि नूरिया अहमद से शादी नहीं करना चाहती। सब कुछ जानते हुए भी इसने अपनी बेटियों के साथ साथ तुम दोनों की ज़िंदगी भी तबाह कर दी। वो बोलते चले कि अहमद सख्ते के आलम में खड़ा था। तभी डॉक्टर दौड़ता बाहर आया था। भाई, वो फरियाल का फ़ोन आया है। मलाइका भाभी ने खुदकुशी कर ली है। दान गिरफ्तार हो गया था। इसने पुलिस के सामने अपना हर जुर्म कबूल कर लिया था। अंसर पर गोली चलाने से पीछे माजी के हर गुनाह तक, और इस सब में इसने कमाल न्याज़ी का नाम बार-बार लिया था। इसके पास कमाल न्याज़ी के काले धंधे के सबूत थे। कमाल न्याज़ी को शायद इसका पहले से ही अंदाज़ा था, तभी वो बेटी के साथ पहले ही मुल्क छोड़कर चले गए थे। मलाइका अस्पताल तक ज़िंदा नहीं पहुँच पाई थी। दोनों हाथों की रगें काट लेने की वजह से इसका खून बहुत ज़्यादा बह गया था। अभी वो इसकी डेड बॉडी को घर बेच भी नहीं सके कि इन्हें अंसर के गुज़र जाने की खबर मिल गई थी। दान ने सर उठाकर देखा। अहमद खड़ा से देख रहा था। वो आखिरी इंसान जिसकी वो तवक्का कर सकता था। इसने इसे देखा है। हैरान हो रहे होना मुझे यहाँ देखकर। अहमद ने इस लहजे से चेहरे से इसे देखा था। क्या अब इस सब से कोई फ़र्क पड़ता है? अहमद ने लापरवाही से कंधे उठा दिए। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। और ज़रा रुका था। लेकिन अगर तुम ये जान लो कि मैं कौन हूँ तो शायद तुम्हें फ़र्क पड़ेगा, और मैं यही चाहता हूँ। वो उसे देखता हुआ बोला था, मैं चाहता हूँ तुम बाकी की ज़िंदगी इस काल कोठरी में इसी ज़हनी हैसियत से गुजारो जो तुम्हारी वजह से बहुत सारे इंसानों ने बर्दाश्त की है। फ़हद ने, फरियाल ने, मलाइका ने, नूर ने और मैंने। दान ने आंखें फैलती चली गई थी। कौन हो तुम? वो सलाहों के पास बहुत देर से खामोश खड़ा था। तुम्हें पूछना चाहिए कि फ़हद कौन था? वो ठंडे लहजे में बोला था, कलीम खाफी की नाजायज़ औलाद, या यूँ कहूँ कि वह नाजायज़ औलाद जैसे उन्होंने हमेशा नाजायज़ कहा और समझा। दान सख्ते में आ गया था। मेरे बाप ने इसे कभी अपना बेटा नहीं माना, लेकिन मेरी माँ, हाँ, वो इन जैसी नहीं थी। जायज़ रिश्ते से देखे तो मेरे बाप की दूसरी बीवी, और नाजायज़ तो पता नहीं कितने रिश्ते थे। उन्होंने इन्हीं में से एक रिश्ते का नतीजा फ़हा था। इसे नहीं पता था कि लेकिन मेरी माँ ने मुझे मरते-मरते कहा था वही सब जो इसकी माँ मरते वक़्त मेरे माँ से कह के गई थी। जब तक और जहाँ तक मुमकिन हुआ मैंने इसका ख़्याल रखा और मदद की, मगर मुझसे भी भूल होगी और वह तुमसे मिल गया है, या तुम इससे मिल गए। मैं मुल्क से बाहर था और जो महाना रकम फ़हद को भिजवाता था वो इस तक पहुँचाने वाले खाते रहे। मुझे तब तक पता चला जब वो कोमा में चढ़ने की इत्तला मिली थी। वो बोलता जा रहा था। दान शौक सा बैठा चला गया था। मैंने तभी ठान लिया था कि इसके कातिल को छोड़ूंगा नहीं। तो मैं ट्रेस किया, और मलाइका को भी। इससे ये लगता था कि इससे पहली मुलाकात महज एक इत्तेफाक नहीं, फिर हादसा। सच तो ये था कि वो सब वैसे ही हुआ जैसे मैंने चाहा था। उस राहों के पास से खड़े से देखता से बता रहा था, मुबारक हो दान, तुम जल्दी अपने की सज़ा पाओगे जैसे मलाइका ने पा लिया वो सब जो इसने बोया था। असल टच में कहकर वो वापस पलट गया था। कुछ माह बाद न्यूयॉर्क की फ़िज़ा में बर्फ़ के ज़रात उड़ते हुए फिर रहे थे। आसमान पूरी तरह से रात की स्याही में ढाँप रखा था। समुद्र के किनारे चलते हुए नूरिया ने रुक कर अपनी जैकेट दुरुस्त की और दोनों हाथों को आपस में रगड़ लिया। इस शदीद ठंड में इसे वो इंतहाई गर्म दिन याद आया जो इसने पहली मरतबा पाकिस्तान में गुजारा था। जब वो इसे याद करके हौले से मुस्कुराती थी, तभी इसे अपनी पुष्पाहट महसूस हुई। इसने आहिस्ता से पलट कर देखा। वो इसकी तरफ ही बढ़ रहा था। जीन्स जॉगर्स, नीली शर्ट जिस पर इसने लंबा ओवरकोट पहन रहा था, गले में मफलर और माथे पर बिखरे बाल, दाहिने हाथ की उंगली में दबी सिगरेट जिससे धुआं उड़ रहा था। इसके
के दिल की धड़कनें हमेशा की तरह से देखते बेहाल होने लगी थी। तुम्हें देखते ही मेरे ज़हन में एक सवाल आता है। इसके नज़दीक आते ही नूरिया ने कहा था, वो कौन सा वक़्त था जब मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया था? इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। उसके सामने पहुँचकर रुक गया था। नूरिया बहुत देर इसके माथे पर बिखरे बालों को देखती रही, फिर हौले से बालों को हटाया था। इसकी पेशानी पर ज़ख्म का वो निशान वाज़ा हुआ था और जिसे छूकर नूरिया का दिल पुरसुकून होने लगा था। उसने होले से आगे बढ़कर इसके सीने से लगा इसकी गोश में। नूरिया ने गहरी सांस भरी थी। मैंने दुनिया का नशा चख रखा है, मेरी ज़िंदगी के नूर तुमसे ज़्यादा मदहोश करने वाला नशा किसी शय में नहीं पाया। नूरिया इससे जुदा हुई और बेगौर इसे देखने लगी थी। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे ना। हमारे अहमद धीरे से मुस्कुराया और हौले से इसके पेशानी को चूमा था। तुम्हारे और मेरे दरमियान तीसरा अब मौत ही होगी। वो दोनों हाथों में हाथ डाले सारे समुद्र के पास रखे इस बेंच पर आ बैठे थे। वहाँ एक बास्केट रखी जिसमें 2 गिलास थे, एक बोतल और कुछ खाने की अशिया थी। तो हम आज की रात यहीं गुजारने वाले हैं। और ये इसने देखा, इसने सर हिलाया था। क्यों नहीं? बोतल उठाकर वो सीधा गिलास करने लगी थी। फरियाल का कुछ पता चला मलाइका की खुदकुशी के अगले दिन ही बच्चों को लेकर घर से चली गई थी। अहमद ने इसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की थी। इसके साथ जितना कुछ बुरा दूसरों ने किया था, अब कम से कम इसे बाकी ज़िंदगी अपने फैसले खुद करने का इख्तियार मिलना चाहिए था। मैंने इसे नहीं ढूंढा, लेकिन किसी और ने ढूंढ लिया है शायद। नूरिया ने इसे कहा था। एहसन वो खामोश रहा था। नूरिया ने मशरूब से बड़ा गिलास इसकी तरफ बढ़ाया था। गिलास थाम कर अहमद ने गहरी महसूस से देखा था। जब मैंने तुम्हें कहा था कि दान को अपने जाल में लिपट कर पाकिस्तान तक लाओ, तो तुमने ये क्यों किया? सिर्फ मेरे कहने पर। इसे देखकर कंधे झुकाते हुए बास्केट में फल निकालने लगे थे। अहमद ने समझने से अंदाज में सर हिलाया था। गिलास मुँह से लगाया। बहुत देर तक वो घूंट-घूंट पीता रहा, यहाँ तक कि गिलास खत्म हो गया। गिलास बेंच पर रखकर सीधा हुआ तो इससे चक्कर सा महसूस हुआ। उसने आहिस्ता से माथे को मसला। एकदम से सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई थी। उसने कांपते हाथों से शर्ट के ऊपरी बटन खोलने की कोशिश की थी। नूरिया खामोश बैठी बगौर से देख रही थी। अहमद अब बुरी तरह गले को मसल रहा था। वो सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने दान को अपने जाल में लिपटा और इसे फांसी के फंदे तक पहुँचाया। तुम्हें वाकई लगता है वो सब मैंने तुम्हारे कहने पर किया, इसलिए कि वो तुम्हारे सौतेले भाई के मरने की वजह था? अहमद अकड़ी सांस लेता फटी-फटी नज़र से देख रहा था जो पुरसुकून बैठी से देख रही थी। डैड ने कभी हुरिया का बुरा नहीं चाहा था। इन्हें पता था दान इसके काबिल नहीं है, वो किसी के काबिल नहीं है। इसने हमेशा इसे बस इस्तेमाल किया, इसका जिस्म, इसका पैसा बस। अहमद अपनी नाक से वो माया बहता महसूस हुआ था। कांपते हाथों से उसने इस माया को उंगली के पुट पर लिया था। खून बहता हुआ इसकी डोरी तक आया था, लेकिन वो हुरिया के मरने की वजह नहीं था, है ना अहमद? वो पथराई नज़र से देख रही थी। तुम कैसे? नूर स्पार्श से चेहरे से इसे देख रही। तुम्हें इस पर रहम नहीं आया अहमद? जब वो तुम्हारे सामने डोरी गिड़गिड़ाई, तुम्हें इस पर तरस नहीं आया? तुमने इसकी इज्जत को तार-तार किया और मरने के बाद भी इसे ही किरदार कहा है अहमद। तुम्हें इस पर रहम नहीं आया? मैं वो मुश्किल सांस ले पा रहा था। इस रात जब तुमने इसके साथ ज़बरदस्ती की, जानते हुए इसने मुझे कॉल किया और मुझसे मदद मांगी। मेरी बेबसी महसूस कर सकते हो? मैं जिससे सच्ची मोहब्बत करती थी, मेरी बहन की इज्जत का कातिल निकला। वो मर रही थी और मैं 7 समुंदर पार थी। अहमद, मेरी बेबसी महसूस करते हो? अहमद साहिब की गीली रेत पर रह गया था। इसकी सांसें हलक में अटकने लगी थी। बंद होती आंखें और चकराते जहन के पर्दों पर वो कुछ मिटे-मिटे निशान मंजर थे। वो लड़का जिसे इसका बड़ा भाई बता गया था, इससे ज़्यादा ज़हीन, डैड का लाडला, वो जलन, वो बात-बात पे अंसर की मिसालें। वो चिड़चिड़ा सा हो गया था। बचपन में अंसर के खिलौने तोड़ता, वो खुद इसके मेडल ज़मीन पर फेंकता, इसके पसंदीदा कपड़े जलाता, और वो रहा था हुरिया की चीखें, इसके आंसू। हम अहले दिल पर तुम पत्थर दिल, हम हमेशा जुल्म ही करते आए हो। नूरिया की आवाज़ से दूर से आती महसूस हुई थी। मेरी बहन का बदला पूरा हुआ। मैं तब 7 समुंदर पार जाकर इसकी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन आज तो मैं 7 समुंदर पार बुलाकर मेरा इंतकाम पूरा हो गया। अलविदा। वो आंखें खोल कर इसे एक आखिरी बार देखना चाहा, लेकिन यहाँ मुमकिन नहीं हो सका था। वहीं साहिल की रात पर पड़े-पड़े इस बर्फीली रात में इसने उसके कदमों को खुद से दूर जाता महसूस किया। ज़िंदगी ने मौत से शिकस्त खाने से पहले वो आखिरी बार इस आवाज़ सुनी थी, तुम्हारे और मेरे दरमियान तीसरी अब मौत ही होगी। ख़त्म शोध। उफ, वैसे लास्ट पे तो बहुत ज़्यादा धमाके हुए, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। जो हीरो थे वो विलन बन गए, जो विलन थे वो हीरो बन गए। उफ, अच्छा था नावल वैसे, अगर देखा जाए तो अच्छा था, लेकिन लास्ट पे आकर तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया। अच्छा, ये नावल का नाम है अहले दिल और इसकी राइटर हैं आयशा जुल्फ़िकार। आप लोगों को ये नावल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लास्ट पे आके आप लोग भी ज़रूर शॉक्ड होंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।